हमारा बोरीवा कहाँ है? कौन बोरीवा? पैसा वाली बोरीवा। लोग सोशल मीडिया बहुत लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी पॉडकास्ट करने बहुत मोटा मोटा पैसा दे रही है। ना ये सब बात कैमरा बनाई की जाए। कुछ मिला तो नहीं है? पानी पिला के दूसरे मूड में आके पता लगा। अवधि बोल लेते हो आप? अरे बहुत बढ़िया। हमने बार अवधि लेके प्राउड नहीं है। नहीं ओके, वजह बताइए काहे नहीं प्राउड है? जब आदमी के पास संपन्नता होती तो के हर चीज अदा मानी जाती। हाँ, बड़ नहीं कि भैया देखा तो इतना बड़ नहीं है, जमीन पर बैठ के खाते। सही बात है। लेकिन अगर रिक्शा वाला जमीन पर बैठ के कहीं देखा तो बैठा ही ग्रास आ रखेगा कि कुर्सी देगी। बीजेपी से प्रयागराज, अमेठी कांग्रेस और कैसरगंज सपा भी बसपा तो चले रहा था। अब तो अच्छा मौकाटेरियन है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, मानी सी बात है। कल को अगर मोदी जी आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे तो आप बीजेपी में जा सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, ये वाला थोड़ा ज्यादा, मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा। अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। क्या बोला तूने? अब दो जाए शिक्षक, हाँ, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़े। वैसे तो आंखों में आपके वो चमक बिजली वाला, हाँ लाइट निकलती रहती हाँ है। गजब। फिर एक फोटो वायरल सिसोदिया जी के साथ आप ऐसे खड़े थे, और अवध जी भी जो कहते थे कि यार शेर आदमी होना चाहिए, वो कहे भैया पार्टी फैसला करेगी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। शेर का काम है दहाड़ना, हाँ। लेकिन जंगल में। तो जो लौंडे कह रहे हैं कि अवध ओझा जी स्कूल में टीचर को पेल लिए थे, वो आप पिंजरे शेर हो गए, ये सही कह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम अकबर की तरह मुकुट उकुट लगा के तलवार लेके जाएं? अपने मीम्स देखते हो आप कभी? जैसे वो इलाहाबाद एक लौंडा, ये राजा बनने की मेंटालिटी है। जैसे शिक्षक अवध ओझा जी भारत रत्न दे रहे थे। तो जितने लोग बना रहे हैं उसको पहली बार जो सामने पड़ जाएगा तो भारत रत्न को जरूर दिलवाएंगे। अब तो मैं नोबेल प्राइज की अनुशंसा करूंगा। खान सर या विकास दिव्य कीर्ति सर, ज्यादा बढ़िया टीचर कौन है? खान सर, वो जो बैटरी रिक्शा चलाता ना, वो भी उससे पढ़ता है। मिर्जापुर या गैंग्स ऑफ वासेपुर? गद्दी पे हम रहे या मुन्ना नियम से रहेंगे। गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम होगा। एक दिन आप सुट्टा पी रहे थे और पीछे कान के पिताजी देख लिए, कहे सुनो यहाँ पे चोरू चक्का पीता है, तुमको पीना है घर में आके बैठ के पियो। और सिर्फ कहे नहीं, लाइटर भी लाए। एक सवाल वो और भी पूछे कि सिगरेट पीते काहे हो? जो काम करो उसके पीछे डिफेंस दो, और अच्छा वाला दो। जैसे तुम कहो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, इसमें लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिसर्च कर रहा है लड़का, हम तो इसे नशेड़ी समझ रहे थे। ओझा सर हिस्ट्री के टीचर है, लेकिन वो सेक्स से बहुत बात करते क्योंकि जब आप यूरोप में टहलोगे तो वहां कहीं दीवार पे नहीं लिखा है निराश पुरुष मिले। सबसे वियर्ड रूमर क्या सुना अवध ओझा जी ने अपने बारे में? वही कच्चा वाला, कच्चे में आता था, आज होता सर। यस। अगर अवध ओझा जी चुनाव हार गए या चुनाव नहीं लड़ने पाए तो आम आदमी पार्टी बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे। यस या नो? यस यस। मोदी जी और केजरीवाल जी ज्यादा पॉपुलर कौन है? आपको भी, आपके साथ वालों को भी खांसी शुरू हो गई है। पता नहीं, इलेक्शन में खांसी आती है। आती है। राजनीति में राजा कैसे बनते हैं? अब तो सेवक है। भैया नमस्कार। हर चेहरे में होते हैं कई सारे चेहरे, जिसको देखो बार बार देखो। मेरे मेहमान भी ऐसे ही हैं आज। उन्हें लोग टीचर के तौर पर जानते हैं, कुछ लोग उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं, जिंजी कल्चर में लोग कहते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर भी हैं। हालांकि वो खुद को कहते हैं कि गुरु हम शौकिया तौर पर टीचर है, पेशा हमारा कुछ और है। लेकिन आजकल नेता ही चल रही है। नाम है अवध ओझा जी। गोंडा नरेश देर आए दुरुस्त है, लेकिन फाइनली आ गए यहाँ तक। बहुत टाइम लगा दिया सर आप यहाँ ने। नहीं टाइम नहीं लगाया, सही टाइम पर आए हैं। क्योंकि कहते हैं जब कोई नई पारी शुरुआत होती है तो किसी अच्छे आदमी के साथ उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो आज जो राजनीति की पारी की शुरुआत हो रही है शुभंकर मिश्रा के साथ हो रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शुरुआत तो हालांकि जबरदस्त हुई थी। जबरदस्त कहने से ज्यादा अच्छा हो कि धमाकेदार हुई थी। क्योंकि एक लोगों को पता ही नहीं था कि कुछ होने जा रहा है, और एक बैग जिसको हम कहते हैं ना ब्लास्ट, कि आदमी सुबह उठा देखा कि अरे भैया तो आम आदमी पार्टी के हो गए हैं। तो बड़ा उसके कैप्शंस निकले, आम आदमी पार्टी के दामन में पहुंचे अवध ओझा, और बड़ा मजा आया। खैर धमाकेदार शुरुआत थी। अच्छा, हमने देखा जो आप वो ब्लू वाला जैकेट पहने थे, नीचे बुसर्ट निकली थी। हम कहे ये नेचुरल था या गहन चिंतन मंथन किया गया था कि शर्ट थोड़ा सा बाहर निकलनी चाहिए? नहीं, गोंडा में जिस शहर से हम आते हैं वहाँ बूसट अंतर करने का मतलब कि आप डरपोक आदमी, बहुत सभ्य आदमी है, सुशील है। तो एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि ज्योग्राफी का आदमी पे बहुत असर होता है। तो वो थोड़ी सी छाप जो है गोंडा की, वो वहाँ झलक रही थी। गोंडक तो हम भी हैं। हाँ हमरो तो पैदाइश गोंडक है। अरे तो आप पत्रकार हो गए ना, प्रोफेशन का भी असर आदमी पे होता है। तो प्रोफेशन के हिसाब से आपकी ड्रेस है और प्रोफेशन के हिसाब से आपका प्रोफेशन क्या है? क्योंकि कहते तो आप हो कि देखो गुरु हम शौकिया तौर पर टीचर ना, हैं। हम एक्सीडेंटल टीचर हैं। पेशा कुछ और है। हम एक्सीडेंटल टीचर है ना, वो पेशा कुछ और है। वो कौन पेशा है? पेशा है लोगों को रास्ता दिखाना, दिशा देना। उफ, ये उनको मासूमियत खुदा असतो मां सदगमया, उनको असत्य से सत्य की तरफ ले जाना, ये पेशा। गोंडा से काहे नहीं चुनाव लड़े आप? नहीं, मैं तो चाहता था गोंडा से चुनाव लड़ना, लेकिन शायद समय को ये मंजूर नहीं था, तो दिल्ली से शुरुआत कर दी है। हम अखिलेश यादव घर में बैठे थे, इंटरव्यू कर रहे थे। किसी ने हमसे कहा कि कैसरगंज से अवध जी लड़ने वाले थे, हो गया था मामला। हम के बाप रे, बीजेपी से प्रयागराज, अमेठी कांग्रेस और कैसरगंज सपा भी, बसपा तो चले रहा था। नहीं, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, समय जो होता है ना वो फिलॉसफी को डिफाइन करता है।
अब श्री राम का जो समय है मर्यादा पुरुषोत्तम का समय है, दुश्मन भी मर्यादा में है। आज महाभारत का समय है। आज अगर मर्यादा की बात की, आपका दर्शन होना चाहिए। भाई एक राजनीतिक का दर्शन क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि वो लोगों के लिए काम ही करने जा रहा है। तो मेरा मानना ये था कि ये असली में होता है इसका मतलब जो आप कह रहे हो? असली में अगर नहीं होता तो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली कैसे मिलती? अगर ये असली में नहीं होता तो दिल्ली के लोगों को फ्री पानी कैसे मिलता? अगर ये असली में नहीं होता तो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ से आती? आखिर अरविंद केजरीवाल जी को जो दिल्ली की जनता मानती है, असली में हुआ तभी तो मानती है। अब शुरू में हम यॉर्कर नहीं डालेंगे, शुरू में थोड़ा शॉर्ट पिच फुल टॉस खिलाएंगे, फिर आखिरी में यॉर्कर वॉर्कर रखेंगे, पता लगे फिर अभी उधर से कॉल आ जाए कि भाई साहब आपसे कहा गया था। नहीं नहीं, कॉल तो पहले भी नहीं आई थी। कुछ लोग, हम हालांकि उस बात पे बात कर चुके हैं, कॉल की बात नहीं थी, पर फिर भी मतलब हम पूछ सकते हैं सब आपसे? हाँ हाँ हाँ, मना नहीं करेगा पीछे से कोई कि भाई साहब ये आपसे मना किया गया था? नहीं नहीं यार, कैसी बात? वो एम्बैरेसिंग था क्योंकि उसको लेकर काफी चर्चा हुई कि अवध जी बार बार कहते आए कि शिक्षा शेरनी दूध होता है, और पहला बड़ा इंटरव्यू एक सेटअप पे और वहीं पर कांड हो गया, ये कहा गया मत पूछिए। और अवध जी भी जो कहते थे कि यार शेर आदमी होना चाहिए, वो कहे भैया पार्टी फैसला करेगी। शेर का काम है दहाड़ना, हाँ। लेकिन जंगल में जब शेर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, बढ़िया सवाल दिया हमको। शेर का काम है दहाड़ना। हाँ। जब जंगल में है वो दहाड़ रहा है। शिक्षक, कवि, ये सब जंगल में जब घूमते हैं अपने अपने मंच पे तो दहाड़ते रहते हैं। हम स्कूल में थे, भाई आप स्कूल में थे तो आप प्रिंसिपल से कहते थे कि कल मास्टर सुबह 8 बजे फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, ज्योग्राफी की होगी। संस्था यानी डिसिप्लिन। अगर संस्था डिसिप्लिन के सिद्धांत को तोड़ देगी, संस्था खत्म हो जाएगी। तो जब भी कोई व्यक्ति संस्था में जाएगा, संस्थागत हो जाएगा, जैसे हम बाल ठाकरे साहब की बात कर रहे थे, ही वाज अ इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। कोई इंस्टीट्यूशन में वो थे नहीं, वो खुद एक इंस्टीट्यूशन थे। तो जब आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आपको इंस्टीट्यूशन के डिसिप्लिन का ख्याल रखना होगा। और उनको किसी ने कुछ नहीं कहा था। उनसे कुछ लोग बेचारे बाहर के कार्यकर्ता थे, उनको नहीं पता, उन्हें लगा था कि भाई ये अवध ओझा को ग्रिल कर रहे हैं, उसमें उन्होंने रोक दिया, क्योंकि इंटरव्यू तो बहुत अच्छा चल रहा था, मैं उनको जवाब भी दे रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो जो लौंडे कह रहे हैं कि अवध ओझा जी स्कूल में टीचर को पेल दिए थे, वो आप पिंजरे शेर हो गए, ये सही कह रहे हैं? एक गाना बड़ा प्यारा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अब अगर आदमी कहेगा नहीं तो जिएगा कैसे? तो अवध ओझा के प्रति जो भी कहा जाएगा सबका स्वागत है। फोटो वायरल हुई आपकी एक, कौन सी? वैसे तो आंखों में आपके वो चमक बिजली वाला, हाँ, लाइट निकलती रहती हाँ, है, गजब, एकदम मतलब माहौल बना रहता है। फिर एक फोटो वायरल सिसोदिया जी के साथ, आप ऐसे खड़े थे, लोगों ने कहा कि अवध जी कहते थे कि यार नेता जनतक नौकर होता है, क्या हैसियत होती है? पहला देश भारत है जहां नौकर जो है मालिक पे चढ़ जाता है, राजा बनने के लिए टेक्निक अलग होती है। अब अवध सर ऐसे खड़े हैं, डेमोक्रेसी में नेता बन रहे हैं। तो अगर हम नेता की सीख, गोपाल कृष्ण गोखले का एक स्टेटमेंट है, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट था। लोगों ने उनसे कहा कि सर आप हिंसा की बात क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, कहा वी आर डिसाइपल्स ऑफ दिस न्यू आइडियोलॉजीज। ये जो नए नए सिद्धांत दुनिया में पैदा हुए हैं, हम उसके डिसाइपल हैं, शिष्य हैं। हम इसे पहले सीखेंगे, फिर लोगों को सिखाएंगे। तो अवध ओझा जब राजनीति में शामिल हुए, डेमोक्रेसी में शामिल हुए, तो नेता बने ना। तो जब नेता बने तो जनता के सामने तो सरल होके ही जाएंगे। अब तो राजा के सामने जब आदमी जाएगा, पहले लोग क्या करते थे मोनार्की में, जिल्ले इलाही कहते थे। अब तो मैं जनप्रतिनिधि हो गया हूं, राजा कौन है? जनता। तो अब अवध ओझा को अपने राजा को जिल्ले इलाही कहना ही पड़ेगा। तो अवध ओझा सेवक बन गए। अरे बन ही गए, किरदार तो बदल ही गया। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम अकबर की तरह मुकुट उकुट लगा के तलवार लेके जाएं? नहीं, हमने इस देश में ऐसे भी नेता देखे हैं जो वोट मांगने तक नहीं जाते, कहते देना हो दो, नहीं देना मत दो। कौन नेता कह रहा है? बहुत नेता ऐसे हैं एक कोई जो चढ़ example- के रहते हैं कि हम इस इलाके में नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल, हमने राजा भैया सुना है अरे राजा भैया बेचारे क्या बात है, इतने कि प्यार से- जबरदस्त आदमी है कि ठीक है, कहीं के उनका मन नहीं करता, उनके पिताजी का था, जलवा हम सुनते थे उस इलाके में जाइए कि लोग अपने आप वोट देने आते हैं। 1960-70 की दशक की बात है, तब लोगों को पता नहीं होता था वोट क्या होता है। आज की डेट में सब राजा महाराजा खत्म हो चुके हैं। आज कोई भी राजा महाराजा नहीं है। अगर राजा महाराजाओं का दौर होता तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं पाते। फिर ये सारे राजा महाराजा बूथ कैप्चर कर लेते, भाई वोट मांगने जाना ही नहीं है। आज जनता की कीमत 2024 में इतना बढ़ गई है, इतना कि लोगों को घरों में लोगों के जाके सोना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता पता लगा किसी मजदूर के घर में रुके हुए खाना खा रहे हैं। यह है बदलता हुआ भारत, यह हुआ बदलता हुआ परिदृश्य। तो अवध ओझा जी जो एकदम स्टाइल में थे, अब जब नेता बन गए, किरदार बदल गया, तो फिर इसमें कैसे ढल रहे हैं? क्योंकि इसमें तो हमसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक बात कही थी, हमारे पॉडकास्ट कर रहे थे, कहे जब फौजी हो तो सीना तान लो और नेता हो तो ऐसे पीठ झुका दो। तो पीठ झुक जाती है आपकी जब लोग आते हैं कि भैया? जवान पिक्चर देखिए, कौन वाली? अमिताभ वाली, शाहरुख वाली? हाँ हाँ, क्या अदाएं अमिताभ बच्चन की। 26 देशों की पुलिस की तलाश है, और फिर वो नमक हलाल देखिए। हाँ, अरे काहे नहीं देखेंगे, दोनों में किरदार अलग है ना? बिल्कुल अलग है। वो सबसे अच्छा व्यक्ति है जो अपने किरदार और उसकी भूमिका को समझता है। आप विनम्र हैं, यहाँ कोई झुक नहीं रहा है। आप अपनी जनता के सामने अगर विनम्रता नहीं लाएंगे, वो आपसे बात कैसे करेगी? फिर तो वो राजशाही वाली बात हो गई कि जिल्ले इलाही के सामने कुछ बोलेंगे तो गर्दन कट जाएगी। तो नेता की विनम्रता इसलिए है कि उसकी जनता उससे सीधे संवाद कर सके,
वो भय की वजह से नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी जनता से सीधे संवाद नहीं कर पाएगा, वोट नहीं देगी जनता, या मिलेगी हाँ। नहीं, सुनेगी नहीं, नहीं ना, दूर ऐसे होकर नहीं, कट जाएगी। बिल्कुल नहीं। फिर अगर वो संवाद नहीं करेगा तो जनता अपनी समस्या नेता को बताएगी कैसे? ठीक बात। अब वो जब विनम्र होगा तो जनता को लगेगा यार अच्छा आदमी, इसको बोलो यार जो बोलना है, इसलिए नेता विनम्र लेकिन होता 26 साल से आप टी शिक्षक थे, चढ़ के रहे, 52 साल अगर उम्र सही ज्यादा ना बताएं तो तो वहां पर आप एक अंदाज रहा, गुंडहा वाला इलाज, इलाहाबादी वाला। अब नेता बनने में जब झुकना हो, थोड़ा एडजस्टमेंट कैसे हो जाता है? है। मतलब कहाँ झुक रहा है? विनम्रता, ये विनम्रता। विनम्रता, ये थोड़ा बदलाव है ना, ये अवध ओझा की पहचान अलग रही है अरे तो भैया कि जब- जलवा जलाल है, होगा हाँ। कोई, हमसे क्या फर्क पड़ता है, वो है जो पहाड़ खोद देंगे, रेगिस्तान में दूध की नदी बहा देंगे, ये अवध ओझा की स्टाइल थी। अब भारत में बहाएंगे ना। आखिर राजनीति में आए किस लिए हैं? क्योंकि भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस सोने की चिड़िया के गौरव को फिर से जिंदा करना है, इसलिए आए हैं। फिर वही काम करने आए हैं। ऐसा नहीं करने आए। मुद्दा वही है, उद्देश्य वही है, करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जब राजकुमार थे तो कठोर थे, बुद्ध के रूप में जब उनकी हैसियत बढ़ी तो करुणा आ गई। एक आदमी मुंह पे थूक दिया, आनंद तुरंत खड़े हो गए, तलवार निकाली। अरे बुद्ध ने कहा आराम से। हमारे देश में एक सामंतवादी साइकोलॉजी है कि जो आदमी हाथ जोड़ ले रहा है वो डर गया है। हाँ, जो आदमी हाथ जोड़ रहेगा वो विनम्र हो गया है। खूबसूरत बात। भाई गांधी जी थे, कितना प्रेम से, किसी की मजाल थी 1920 में जो हजारों लोगों को सड़क पे उतार दे। इतने पढ़े लिखे लोग, ना भारत देश था, 90% पॉवर्टी थी, 90% गरीबी थी, और उस आदमी ने सिर्फ एक शब्द निकाला, अहिंसा और सत्याग्रह, और मास अवेकनिंग किया 20 साल के अंदर। कितनी बड़ी बात थी वो। बढ़िया बात। बुद्ध थे इस देश में, बोले यार ध्यान करो मन बदल जाएगा। लोगों ने कहा भाई साहब मन बदल के क्या करेंगे? मैंने देखा इस देश में शायद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का अभाव है लोगों के पास। ठीक बात, लेकिन हमको एक अलग किस्सा सुनना, हमको सुनना है कुछ तो ऑकवर्ड मोमेंट हुआ होगा जब जनता के बीच में गए होंगे, कहीं ऐसा हो कोई मुंह बनाए बैठा हो और आपको मन में आया हो कि ससुरी तोहरी ऐसी तैसी, थोड़ा पहले मिले होते हमको तब बताते तुमको अवध ओझा है। ऐसे मोमेंट पर हमको डॉक्टर अंबेडकर याद आए। जब भी ऐसा हुआ moment ऐसा? आया आया बिल्कुल आया, आता ही। हाँ। तो ऐसे मोमेंट पे हमें डॉक्टर अंबेडकर याद आया, उनका साहस याद आया, उनकी शक्ति याद आई कि वो आदमी अपने कॉन्सेप्ट को लेकर कितना स्पष्ट रहा होगा कि ठीक है तुम मुझे क्लास के बाहर बैठाओ पर मुझे पढ़ना है, ठीक है तुम मुझे पानी नहीं पीने दोगे पर मुझे पढ़ना है, ठीक है तुम मुझे सम्मान नहीं दोगे पर मुझे पढ़ना है। तो आज ये जितने लोगों ने मेरे से मुंह बना रखा है, जब मैं इनके लिए काम करूंगा, इनको मेरा काम दिखाई पड़ेगा, ये सब दोबारा आकर मुझसे गले मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अवधि बोल देते हो आप? अरे बहुत बढ़िया। कौन मैं बोला सोचने सुनाओ तो मैं बोल के। हमारे बात बहुत आदमी संकोच करते हैं, नहीं बोल भूषण पाते। सिंह एक गाना गावत है। मित्र है आपके? मित्र तो नहीं है, लेकिन भाई उनको सब जानते हैं तो मैं भी जानता हूँ। उफ, ये मासूमियत। तो हम उनने अक्सर अवधि में बात करत देखी थे जब वो जहाँ जाते हैं। हम उनका उनका एक चीज हमका बहुत पसंद है कि वह मंचों पर अवधि बोला था। ए मैडम ए मैडम ए मैडम मैडम किसी इंटरव्यू में थे तो शायद कुछ बात रही होगी, तो उसी अंदाज में कहा मैडम अगर बगावत करना धर्म है तो हम बागी हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपसे सामने वाला अगर जिस भाषा में बात कर रहा है तो आपकी कंफर्टेबिलिटी वही होगी कि आप उससे उसी भाषा में नहीं, बात हम करें। इस सवाल ही ले पूछेंगे कि हमारे बारे में नहीं सब संकोच करते हैं, हाँ, शर्मात है, उन्हें लगा था कि शर्मात देहाती है, हाँ, ये तो लंठ आदमी है, गवार आदमी है, पिछड़ा। नहीं है। जैसे बाकी देखो आप बिहारी देखो बतिया लेते हैं, गुजराती, पंजाबी, मराठी प्राउड है, हमारे बारे अवधि लगे प्राउड नहीं है। नहीं ओके, वजह बताइए काहे नहीं प्राउड है। जब आदमी के पास संपन्नता होती तो के हर चीज अदा मानी जाती। हाँ, बड़ मनी। कि भैया देखा तो इतना बड़ नहीं है, जमीन पर बैठ के खाते हैं। सही बात है। लेकिन अगर रिक्शा वाला जमीन पर बैठ के कहीं देखा तो बैठा ही ग्रास आ रहेगा कि कुर्सी देगी। सवाल संपन्नता का है। हाँ, गहरी बात। तो पंजाबी में बात करता है तो लोग ऑड नहीं लेते, गुजराती में बात करता है तो लोग ऑड नहीं लेते। लेकिन जहां भी थोड़ी बहुत बैकवर्डनेस आती है तो लोग उस आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं, दबाना। हालांकि ओकरे चक्कर में कब्बो कब्बो लोग बहुत गलती कर जाते हैं। जैसे गोंडा में लोग आवत हैं, बम्बई से 2-3 साल रह के आए, का हो पड़े बढ़िया है भैया, कब आए हो? अरे कल यहाँ धरे ना ट्रेन धरे, मतलब अब वह खड़ी हो अवधि में बात जाते। तो हमें लागत है कि आदमी का है कि आपन जो भाषा होती है उससे आदमी के बड़ा संबंध गहरा हो जाते हैं, लगाव हो जाते हैं। जैसे शुरू में हम दिल्ली आए तो मुखर्जी नगर में रहते रहन, तो हुआ एक तिवारी जी का डोसा के दुकान रही, ओके का कहते हैं छोला भटूरा के। तो हम कोई से फोन पर बात करते हैं तो आए कहीं भैया गोंडा खो, हम कहना कहीं हमू तरफ बन के हुई। तो बेचारे वही दिन हमें फ्री में छोला भटूरा खवाई। तो हम दिखाएंगे देखो भाषा के कितना महत्व होता है कि आदमी का तुरंत लगाव पैदा हो जाए। तो हमें अवधि में बात करने में कोनो दिक्कत नहीं है, बशर्ते यही है कि तब अवध ओझा हमारे इंटरव्यू जल्दी कहने आए, 6 महीने से हमसे बतवात रहे, हम हूँ गोणक, तू हूँ गोणक। ये आरोप है कि गुस्सा है। कुछ चीजें का कहा था ना कि टाइम होता है। सही बात। हम अच्छा हम एक आध चक्कर फोन किए कि नहीं किए, हम कम से कम 3-4 चक्कर फोन किए कि भैया हम फलाने दिन आई थे, ये दिन आई थे, वह दिन। पर वो पता नहीं कहा भगवान की मर्जी रही कि भगवान चाहत रहे कि जब त्योहार नए जीवन की शुरुआत हुई तब जाओ। आज सामने बैठा है। चलो बढ़िया बात। बैक टू हिंदी। पॉलिटिक्स में क्या है अवध ओझा?
क्या रह रहा था ऐसा? बहुत दिन से हम देख रहे थे, एक बेताबी थी, चुनाव में लड़ना है। हालांकि बात सच है, यूपी बिहार में आदमी दो ये चीज देखता है, एक या तो नेता हो या आप गुंडा हो, सही, या अधिकारी। तीन आईएएस। अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हाँ, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम बर्लिन यूनिवर्सिटी, वो आदमी कांग्रेस के दफ्तर के बेंच पे सोता था। 1950 की जो हमारी संसद थी, 51 की, उस संसद की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वहां जितने भी नेता थे, मेजॉरिटी को ना तो पहचान की जरूरत थी और ना पैसे की जरूरत थी। तो फिर वो आए किस लिए थे? क्योंकि उनको पता था कि हमें अपनी देश को दिशा देना है। आज इस देश को फिर एक बार से दिशा की जरूरत है। उन लोगों को जरूरत है जिनको समझ में आता है कि देखा देश महान कैसे होता है। जैसे हम बहुत लोगों से नाराज नेता, एक बार एक नेताजी हमें फोन की, कहूं बैठा रहा, कहीं अवध भैया, हम कहीं गैंगटॉक कहाँ है? प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पूछा था गैंगटॉक कहाँ है? हम थोड़ा सा तफरी मारे, हम कहें ब्राजील के नीचे वही रहे। हम कहें हाँ। फिर रात में उनकी 10-15 फोन की, हम नहीं उठाए। फिर सुबह उठाए, कहीं बदतमीजी क्यों ना हमारे साथ है। अरे हम कहें हम ही बात पर हंसी आवत रही कि आप कैबिनेट स्तर के मंत्री हो। हम पढ़े हैं कि जापान कैसे महान बना। 1853 में जो देश गुलाम हुआ, वो 1910 में वर्ल्ड पावर बन गया, क्योंकि उसको समझ में आता था E=E का फॉर्मूला। सोनी, टोयोटा, सब जापान की तो कंपनियां हैं। साउथ कोरिया क्यों महान बना? सैमसंग, हुंडई। चाइना क्यों महान है? वन प्लस। अमेरिका क्यों महान है? एप्पल, फोर्ड। मुझे पता है कि जिस भी देश को कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझ में नहीं आएगा, और इन दोनों के साथ साथ एजुकेशन नहीं समझ में आएगी, एजुकेशन बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म, वो चतुर्लिंगम वाली नहीं, रैंचो वाली। हमको स्पष्ट है एकदम से कि जब तक ये देश एक रैंचो मॉडल के एजुकेशन को विकसित नहीं करेगा, रैंचो मॉडल, एक ऐसा मॉडल जिसमें लड़का सवाल करता हो अपने टीचरों से। हमारे यहाँ मैं 1,000 के लड़कों को पढ़ाता था, 1,000 के लड़कों का बैच होता था आईएएस का, और आईआईटी और पता नहीं कहां से लड़के होते थे, और 2.5 घंटे की क्लास बीत जाती थी, कोई सवाल ही नहीं करता था। कोई सवाल, एक लड़का हाथ नहीं उठाता था कि मुझसे सवाल कर ले। इसका मतलब क्यूरियोसिटी मरी हुई है। सवाल दुश्मनी में तो कोई थोड़ी करता है। मैंने कितने लड़कों से पूछा कि बताओ भारत देश क्यों बना? रेयरिटी ऑफ रेयर में कोई जवाब दे पाया कि यार भारत देश क्यों बना। तो जिस तरह से 1951 के देश का दौर था कि जब एक बहुत महान व्यक्तित्व देश की राजनीति से जुड़े, लोहिया साहब जुड़े, अंबेडकर साहब जुड़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े, लाल बहादुर शास्त्री जुड़े, नेहरू जी थे ही, और ये देश महानता की तरफ अग्रसर हुआ। अब दोबारा इस देश को अगर फिर से उस महानता की पटरी पर लाना है, तो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को, मैं इस मंच से इस देश के महान शिक्षकों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को अपील करूंगा कि इस देश की जनता बहुत प्यारी है, आप बाहर निकलिए और आप कोशिश करिए कि आप इस देश की राजनीतिक धारा से जुड़े, और कोशिश करें आप हमारी पार्टी से ही जुड़े, तभी जाके इस देश का उद्धार होगा। अब ये तो बहुत एकदम ऐसा लगता है कि वेल टाइप्ड आंसर था, नॉट इन स्टाइल ऑफ अवध ओझा सर। ये ऐसा था कि एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से लिखा गया भाषण, जिसमें मुझे आखिरी में ताली बजाने का मन किया। लेकिन फिर मुझे जब अपनी स्मृतियों पे जोर डालता हूं, तो मुझे इतिहास में आ रहा था कि अवध जी ने कहा था कि बढ़िया हुआ गुरु हम आईएएस नहीं बने, नहीं तो लूट खाए होते। हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात है। अब सवाल हमको आता, आईएएस नहीं बने, आईएएस जिसको सलूट मारता है वो नेता बनने वाले हैं, जीत गए तो उसका मंत्रियों बन जाए। तो फिर वो बात इधर बात, दोनों बड़ा विरोधाभास। ना, बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। मैंने जो शो शुरू किया, फोर्थ लॉ, 3 तो न्यूटन देगा रहा, फिर चौथा भुलाई करा, तो हमसे कहीं से एक दिन सपना मावत भाई बताए दियो, तुम कहीं बताए दे। तो चौथा नियम क्या है? T=T+T। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। 1 साल हो गया गीता पढ़ाते हुए, 58-59 एपिसोड हो गए हैं। ये तपस्या और तमन्ना अलग है। हाँ हाँ हाँ, वो अलग अलग है। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो ये जो साधना का दौर गुजरा महाराज अड़गानंद के संगत में, जो साधना हुई, जहां सिद्धांत स्पष्ट हुए, अवध ओझा जो 1995 में था, वो इंद्रिय प्रधान सिद्धार्थ की तरह अवध ओझा था। मतलब इंद्रिय चाहिए, सुख चाहिए, और जब इंद्रिय सुख चाहिए तो सारी इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं, तो पैसा चाहिए। इसे लोग कहते हैं कि पैसा कमाए क्या करबो, झूठ बोलते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, पैसा हाथ का मैल है, तो हम लोगों से कहते हैं दिखाओ नहीं करके। अगर सेंस का प्लेजर चाहिए तो पैसा चाहिए, लेकिन जो आदमी सेंस के प्लेजर से आगे निकल गया है, फिर उसके अंदर सेवा का भाव है, फिर उसका आनंद ही बदल जाएगा। तो वो अवध ओझा। तो मैंने वो मुद्दा नहीं किया। मेरा जो पहला एपिसोड है उसमें मैंने एक फोटो बनाई है, एक तरफ अंगुलीमाल है, एक तरफ अवध ओझा है, और बीच में अड़गानंद महाराज की फोटो है। तो मैंने लिखा है अंगुलीमाल से गीता स्वामी तक। तो महाराज जी ने मुझे नाम दिया गीता स्वामी। तो अवध ओझा का जो दौर था वो अंगुलीमाल का दौर था, और अब जो दौर है वो गीता स्वामी का दौर है, और गुरु का हुक्म है कि सेवा करनी है। हमारा बोरीवा कहाँ है? कौन बोरीवा?
पैसा वाली बुरी बात। हम लोग सोशल मीडिया बहुत लिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी पॉडकास्ट करने बहुत मोटा-मोटा पैसा दे रही है। हाँ, हमारा लाएँ आप? नहीं हम सुने एक हम देखे ना ट्वीट मैया कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं पॉडकास्ट के लिए 55 लाख रुपए ऐसे कुछ लिखा हाँ, रहे हैं। हमको भी कहा गया कि भैया आपको भी आ रहा होगा, तो हम क्या होता तो हम और बढ़िया बँटवा देंगे थोड़ा लड़कों को भी। हाँ भाई 55 लाख वायरल रुपया करवा कराओ वही ना, ये सब बात कैमरा पर नहीं की जाता है। लेकिन सर फिर वही सवाल है, क्योंकि देखो मैं आपको जब सुनता हूं, आपको जो मैंने पहले सुना, बड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर आपका। आप कहते हो इट्स अबाउट पावर। पानी वाले सांप को दुनिया नचाती है, कोबरा वाले सांप को कोई नहीं नचाता। Correct. और मुझे बड़ा क्लैरिटी दिखती थॉट में। फिर पॉलिटिक्स में वो क्लैरिटी नहीं दिखती। जब आप पॉलिटिक्स में आए हो तो थोड़ा सा एक विरोधाभास दिखता है मुझे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने को लेकर हो, उसके बाद आपका अप्रोच हो, वो बाकी सब पॉलिटिशियन की तरह है। उसके पहले वाला अवध ओझा जो है वो बड़ा रेबेलियन अवध ओझा है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका पहुंचे, साउथ अफ्रीका पहुंचे, तो उससे पहले के जो महात्मा गांधी हैं वो कंफ्यूज्ड महात्मा गांधी हैं, परेशान महात्मा गांधी हैं। लेकिन जब टॉलस्टॉय आश्रम बनाते हुए अफ्रीका में, उनका पूरा किरदार ही बदल जाता है। व्यक्ति का जब किरदार बदलेगा, मैंने एक एग्जाम्पल इतना बढ़िया दिया, पता नहीं लोग क्यों परेशान है। मैंने कहा कि डॉन का अमिताभ बच्चन और नमक हलाल के अमिताभ बच्चन में फर्क है। एक सेवक है, एक डॉन है। अब इस देश में डेमोक्रेसी है, कभी कभी बड़े बड़े उद्देश्यों के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। टीचर जो होता है, शिक्षक, हमारे एक टीचर थे, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वो नागपाल सर, वो जिस क्लास में जाते थे तो लड़कों से कह देते थे कि देखो नकल तो ना करे देव, चाहे जे के लड़का हो। शिक्षक अपनी क्लास का राजा है, शिक्षक का किरदार अलग है। अगर वो विनम्र होगा तब वो लड़कों को नहीं पढ़ा पाएगा। माँ अगर विनम्र होगी तो बच्चों को नहीं पाल पाएगी। अक्सर लड़के माँ से ही पीटे जाते हैं। अब माँ करुणा का भी सूचक है और विनम्रता भी उसके अंदर, मतलब करुणा भी है और कठोरता भी है, दोनों है। कुछ पद दुनिया में ऐसे हैं जहां पर कठोरता जायज है, ऐसे शिक्षक का पद है जहां कठोरता जायज है। अगर शिक्षक क्लास में कहेगा बेटा प्लीज बेटा शोर मत करना बेटा, तब वो नहीं क्लास चला। तो ऐसे नेता में मौका-टेरियन होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारा एक स्टेटमेंट था जो शायद मैंने पटना में दिया था। हाँ बिल्कुल दिया। साहब बीबी गैंगस्टर, साहब बीबी और वेज है गैंगस्टर, नॉन वेज है नहीं जी? हाँ हाँ, मौकाटेरियन है। मौका-टेरियन है। तो मौकाटेरियन का मतलब अवध क्या ओझा है? मौका-टेरियन है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मानी सी बातें हैं, काहे नहीं होंगे, कौन नहीं है। आज की डेट में जितने लोग भाजपा में हैं वो पूर्व कांग्रेसी हैं। मतलब सिंधिया परिवार जो है, सिंधिया साहब है ना, कितने बड़े कांग्रेसी, उनके पिता कांग्रेसी, वो कांग्रेसी, इतने बड़े बड़े राजनेता, उन्होंने अपने आप को बदला कि नहीं बदल दिया। फिर कौन? मौकाटेरियन के युग में आप अगर अपने युग के साथ नहीं चलेंगे तो पृथ्वीराज चौहान वाला हाल हो मतलब जाएगा। कल को अगर मोदी जी आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे तो आप बीजेपी में जा सकते हैं? हाँ, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल। हाँ, कि अगर मोदी जी कल के मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, अब नहीं बनाएंगे मोदी जी। अब इसलिए नहीं बनाएंगे, मोदी जी दुश्मन ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए दिलजीत को बुला के बढ़िया और तबले पे तक दिन चल रहा था। तो आप ये बात मोदी जी तक पहुंचा दो, देखिए वो क्या भी पता देखते कल हैं। परसों तक ऑफर आ जाए। अब मोदी जी कुछ भी कर ले, हाँ, या कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि जब मुझे मंच की तलाश थी, हम्म। जब मैं लोगों को अप्रोच कर रहा था, तब किसी ने मुझे पूछा नहीं, जवाब नहीं दिया। मुझसे कहा ठीक है प्रयागराज की सीट आपको दे देंगे, फिर कहा कैसरगंज से लड़ाएंगे आपको, कहा ना। उन सारी परिस्थितियों में जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया, बात किया, इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया, हर चीज के नियम है, वसूल है। अब वो चीज संभव ही नहीं है। वो मुझे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूं, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ, मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा, अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। अगर मुझसे कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूं, तब भी नहीं जाएंगे। तब कैसे मौका-टेरियन आप हुए? फिर तो मौका-टेरियन के नाम पे कलंक हो गया कि आपको प्रधानमंत्री बना रहे थे, आप छोड़ रहे हो। एक टर्म है अपवाद, हाँ, है ना, हाँ, हर जगह लागू होता है। ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो फुल फ्लेजेड निर्वात हो, वैक्यूम, फुल फ्लेजेड वैक्यूम कहीं नहीं होता। तो इसलिए हम एक टर्म लेके चलते हैं, अपवाद। तो मतलब आजीवन आप के ही रहोगे? आप कहीं रहेंगे आजीवन? आजीवन। तो सोशल मीडिया बहुत अभी पुराना वाला सब निकालते, ये भी निकालेंगे लोग? हाँ, बिल्कुल निकालेंगे। 2034 में केजरीवाल जी देश के उच्चतम पद पे बैठे होंगे। ना हो कि हम आपके हैं कौन? अरे नहीं, कोई मतलब ही नहीं, आने वाला समय केजरीवाल जी का ही है, कोई है ही नहीं सामने, आम आदमी पार्टी का आने वाला समय। बट फिर भी सर लोग जैसे होता है ना कि एक आइडियोलॉजी होती है, जैसे अगर आप थोड़ा सा हिंदुत्ववादी हो तो बीजेपी की तरफ हो, अगर आप सेंट्रिस्ट हो तो कांग्रेस देख लेते हो, थोड़ा सा और आइडियोलॉजी है उधर चले आते हो। एक रहती है विचारधारा की भी लड़ाई। कई नेताओं को हमने देखा है जो विचारधारा छोड़कर दूसरी जाते हैं तो बाद में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपका कोई विचारधारा नहीं है? केजरीवाल जी की यूनिवर्सलिस्टिक विचारधारा है। अब पुजारियों को वेतन किसको देना चाहिए था? भाजपा को नहीं देना चाहिए था। हाँ, पुजारियों की चिंता किसको करनी चाहिए थी? भाजपा की। 20-20 राज्यों में इनकी सरकार है,
बेचारे पुजारी हिंदू धर्म के नाम पर खुश हैं इन 15 साल से कि मोदी जी की सरकार है, कभी तो ये हमारे बारे में सोचेंगे। सोचा किसने? अरविंद केजरीवाल ने। तो जो आदमी यूनिवर्सलिस्टिक विचारधारा का है कि सबका साथ, सबका उत्थान, उसके साथ जाने में क्या दिक्कत? ना इस पे एक लड़का लोग ये कहता है कि केजरीवाल ही जानते हैं कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट देबे करेगा, तो क्या जरूरत है शाहीन बाग जाने की? हिंदू खुश कर लो, बीजेपी को वोट कट जाएगा, मुसलमान तो हमारा है ही बीजेपी के खिलाफ। केजरीवाल जी किसी को खुश नहीं करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि मैं विकास करूंगा। आज की डेट में जो हमारा मंगलम का स्कूल है पटपड़गंज में, अमेरिका की फर्स्ट लेडी उसे देखने जा रही है। मतलब वो दिल्ली में आई है, कह रही है, उससे कहा जा रहा है कि हम गुजरात के स्कूल आपको दिखाएंगे, वो कह रही नहीं मुझे दिल्ली के स्कूल देखना है। तो जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी दिल्ली का स्कूल देखना चाहती है, तो देश की जनता को लग नहीं रहा कि काम कौन कर रहा है? ये आपका एक पहलू है जो सच है इसमें कि आपके बच्चे दिल्ली के आईटी में ज्यादा निकल गए, ये सच में। आईटी में प्रदेश का 25% बजट शिक्षा के लिए है। मतलब मैं अभी परसों एक सभा कर रहा था साइन उस पे सुपर साइन चौक पे, एक लड़की क्लास 8 की फ्रेंच बोल रही थी, उसका वीडियो है मेरे पास। एक हमारी कार्यकर्ता शिरीन खान, उसकी 2 बेटियां, 9th एक 10th में, वो मुझे इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, बैंकिंग ये सब समझा रही थी। कितना अच्छा लेवल है शिक्षा का। नहीं लेकिन सर ये एक पहलू है, दूसरा पहलू एक जो हमने और पढ़ा, जैसे एक तो आपने क्या, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि आईटी में लड़के ज्यादा क्वालिफाई है, लेकिन क्योंकि शिक्षा का जिक्र आपने कर दिया, आप खुद शिक्षक है, एक ये भी आया कि 9th क्लास के लड़के बड़े फेल हुए बीते सालों की तुलना में, लाखों बच्चे हुए, और ये देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों ने छापा भी, जैसे एक मैं आर्टिकल लिख बैठा हूं, देखिए, ओवर 1 लाख स्टूडेंट फेल्ड इन क्लास 9th इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, और उन्होंने बताया पिछले सालों की तुलना में ज्यादा है। तो दूसरा पहलू वो भी है, एक सिक्के के 2 पहलू है। तो मीठा मीठा यूपी में ना बता रहा हूं, यूपी में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, सबसे कम रिजल्ट आया था हाई स्कूल और इंटर। सही बात है। इसका मतलब प्रशासन बहुत अच्छा था। इसका ये भी तो एक पहलू है। ऐसा थोड़े कि कल्याण सिंह के टाइम पे अगर 13% रिजल्ट इंटर का आ रहा है तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसका मतलब शिक्षा प्रशासन कितना अच्छा है कि वो इसलिए जबरदस्ती लोगों को नहीं पास कर रहा है कि उसको अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा करना है। पहली बात। दूसरी बात, कोरोना का बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। कोरोना ने जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है पूरी दुनिया का, वो ये किया है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है। उनके जो सोचने की क्षमता है वो बहुत कमजोर होती चली जा रही है। मतलब आज की डेट में मैं देख रहा हूँ 9, 10, 11, 12, मतलब हमें तो आज नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है, और क्लास 8 का बच्चा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। ये बहुत डीप टॉपिक है, मैं उसका इससे पहले एक बार इसकी बात करता हूँ। 2020-21 में 31,000 बच्चे फेल हुए इस डेटा के हिसाब से। 21-22 में 28,000 लड़के थे, 22-23 में 88,000 लड़के थे, लेकिन 23-24 में 1 लाख पार कर गया। अब 21-22 में जो 28,000 लड़का था, वहां सडनली 1 लाख लड़का। 10 साल से आप ही की सरकार है, तो फिर तो ये सर इसमें तो एक पार्ट आपका ठीक है कि जबरदस्ती पास नहीं कर रहे। हाँ, जबरदस्ती नहीं कर, बिल्कुल। मैंने कल्याण सिंह का एग्जांपल दिया ना, 13%। बट दूसरा पार्ट तो फिर यूपी में तो नकल जग जाहिर है कि यूपी में लड़का तो वो तो हम भी कहते हैं बार बार कैमरे पे कि कैसे पास हो गए, इमला लिख के पास हो गए। एक जमाने में ऐसा रहा है, आपका पता नहीं, यूपी में रहता नहीं मैं, बट जब मैं रहा हूं तो मैंने देखा यूपी बोर्ड में कैसे लोग पास होते हैं। बट ये भी तो सेंसिटिव बात है, मतलब इसमें सारी चीज प्राउड वाली नहीं है फिर। नहीं, डेफिनेटली प्राउड वाली नहीं है, और उस पर निश्चित तौर पर विचार किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे जो रीजन है उनको निकालना चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि संख्या में। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं मिल रहा हूँ ना, मैं अभी पटपड़गंज में इलेक्शन के बाद एक संस्था लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसका उद्देश्य है काउंसलिंग। अगर अवध ओझा जीत गए, दिल्ली की शिक्षा में क्या बदल देंगे? दिल्ली की शिक्षा में कॉन्सेप्ट लागू करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिविटी। क्या होगा इसमें? इसमें यह होगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को रटने के बजाय, यह हमारा बड़ी जबरदस्त मुद्दे पे हम लोग आ गए। हमारे संस्कृति का सबसे अहम पहलू है कि कॉन्सेप्ट को एज इट इज मत रटो ही मत। तो करो क्या, उसको तुम क्रिएटिव बना लो। जैसे ध्यान है, ध्यान की फिलॉसफी है। अब ध्यान की फिलॉसफी जब हम लोगों को समझाते हैं कॉन्सेप्चुअली, तो बहुत लोगों को एकदम क्लियर नहीं होता कि यार छोड़ो यार क्या है। लेकिन जब हमने उसको हनुमान चालीसा में कन्वर्ट किया, सबको याद हो गया। सबको याद हो गया। जो 7 बार पाठ कर जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। कबीरदास जी ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मेरे ढूंढे बनमाई, ऐसे घट राम है। हनुमान चालीसा क्या कह रही है कि राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति। ये रसायन की खोज कौन कराएगा? गुरु। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भगवान से मांगना क्या है? बल बुद्धि विद्या। अब मैंने एक दिन एक साहब से पूछा, हमसे आया कहे जय श्री राम कहिए। मैंने कहा जी जय सिया राम, जय सीताराम क्यों नहीं कहेंगे? कहे नहीं, आप वाले लोग जय श्री राम नहीं आ रहे। मैंने कहा बाबूजी कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा आप कब से कह रहे हो जय श्री राम? बोले मैं तो बचपन से कह रहा हूं। तो मैंने कहा भगवान राम का साथ तो सबने दिया था, अंगद जी ने दिया था, सुग्रीव जी ने दिया था, सबका दिया था। हनुमान जी को ही भगवान क्यों माना जाता है? कहीं हनुमान जी को बस माना जाता है। अरे मैंने कहा पंडित जी कोई तो वजह होगी। सुग्रीव जी को भगवान क्यों नहीं माना जाता? अंगद जी को भगवान क्यों नहीं माना जाता? जिसने पुल बनाया उस पे समंदर पे, उनको क्यों नहीं, नल नील को क्यों नहीं माना जाता? हनुमान जी में क्या खासियत है?
तो बेचारे खड़े, हमने कहा हमका वोट दो तो बताइए। हमें किसी को रामवादी नहीं बनाना है, हमको हर आदमी को राम बनाना है, क्योंकि व्यक्तित्व तो होते इसीलिए हैं कि आप उनका अनुसरण करें, उनके जैसा बने। कहीं भैया सोचब बताए दो तो सोचब, तो हम कहें जितने लोग भगवान राम के साथ थे सबको भगवान राम ने कुछ ना कुछ दिया। विभीषण को राज्य दिया, सुग्रीव को राज्य दिया, अंगद को धन दिया, सबको दिया। जब हनुमान जी की बारी आई तो उन्होंने कहा मुझे प्रभु राम को छोड़ के कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो भगवान को साथ रखेगा वो भगवान नहीं हो जाएगा। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा। एक वोट तो पक्का हो गया, एक वोट पक्का हो गया, वो भी भाजपा का। सही है, सही है, सही है। मजा आ रहा है सर चुनाव ये सब तैयारी करके? जिंदगी मजा ही है। अगर आपको मजा नहीं आ रहा, भगवान कृष्ण को देखो, महाभारत के युद्ध में मजा आ रहा है। अर्जुन की हालत खराब है कि गुरुजी सामने एंड्रू साइमन खड़ा है, माइकल बेवन, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रैडली। तो भगवान ने कहा एम्पायरिंग तो मैं कर रहा हूं, तुम खेलो यार। हमारे यहाँ लोग सब कुछ चाहते हैं पर अपने हिसाब से। अब इच्छा जो है उसके लिए शक्ति चाहिए। ब्राउन बीटा पी के थोड़े आएगी। सब कहते हैं हम राजा बनेगा, हम राजा बनेगा, तो त्याग भी तो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा त्याग किसका करना पड़ेगा? भय का। राजनीति में राजा कैसे बनते हैं? राजनीति में मोनार्की थोड़ी है, अब तो जनता राजा है। राजनीति में राजा नहीं बनते, अब तो सेवक है। भैया नमस्कार। ये हाथ झुकने मतलब दिक्कत नहीं हुआ? अरे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मार्कर पकड़ते थे तो पहले दिन जुड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब तो एकदम ट्रेंड हो चुका है। अच्छा, आपसे लोग कहे नहीं कि आपकी पार्टी में आशुतोष जी थे, वो जर्नलिस्ट थे, गए, बाद में छोड़ गए, कुमार विश्वास थे, शाजिया इल्मी थी, बहुत सारे लोग थे, आपको लोग डराए नहीं कि देखो जो जो लोग प्रोफेशन चेंज करके आए हैं उनका बहुत भला नहीं हुआ है, अगला नंबर आपका ना हो जाए? लोगों ने हमसे कहा कि आतिशी जी को देखिए, बेचारी सीधे मुख्यमंत्री कुर्सी पे। अरे देखना है, हाँ, यही तो खेल है जीवन का कि आपको देखना किसको है, आप उसको देखते हो। आतिशी जी थोड़े सॉफ्ट स्पोकन है, अवध ओझा जी बड़े एम्बिशियस आदमी है। एम्बिशियस आदमी को नेता लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं, कम से कम कुर्सी बैठाने के लिए। नहीं तो नीतीश कुमार बन जाते हैं वो, फिर वो बिहार वाला केस हुआ था कि हम छोड़वे नहीं करेंगे। अवध ओझा है शिक्षक, हाँ, और केजरीवाल जी चाहते हैं कि शिक्षा का और विकास हो और विस्तार हो, क्योंकि जिस देश की शिक्षा मजबूत होगी उस देश का आदमी मजबूत होगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन नेता बनेगा तो नहीं दहाड़ेगा। नहीं दहाड़ेगा, बिल्कुल दहाड़ेगा, जहां गलत होगी वहां दहाड़ेगा। अभी आप मुझे देखना, कभी धरना प्रदर्शन होगा तो दहाड़ना कहाँ है ये तो पता होना चाहिए ना। फर्जी में क्या दहाड़ना, तब फिर कुत्ते और शेर में फर्क ही क्या रह जाएगा? शेर कब दहाड़ेगा? जब समय आएगा। वे लोग जब कुत्ते का क्या है, भौंके जा रहा भौंके जा रहा भौंके जा, लेकिन शेर उसको पता है कि यार कहाँ दहाड़ना है, एक बार उठे, अभी तो समय आएगा ना दहाड़ने का। दहाड़ने का मतलब ये थोड़ी आप अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छे व्यक्तित्व है, निर्भीक है, तो अपने बाप से झगड़ा के ले वो दुनिया के दिखावे के लिए कि आप पापा आए रहा सुबह ना मना करें, 4 गोली चलाएं। आराम से। लेकिन राजा बनने की टेक्निक तो यही है। राजा का कोई सिद्धांत ही नहीं, अब तो डेमोक्रेसी है, अब राजा की बात ही करना बेकार। मैं एक्चुअली मुझे लोग कहां से चिपक गया ये राजा बनने की टेक्निक? हर जगह नहीं हम बताएं। एक्चुअली इस देश में एक बड़ी प्यारी परंपरा है। हाँ। बहुत अच्छी परंपरा ये है कि जब भी आपको कोई सूत्र पता चल जाएगा, सूत्र, तो यहाँ की जो राजशाही है वो चाहते हैं कि यार आम आदमी उठने ना पाए। ठीक बात, क्योंकि सूत्र पता चल गया। अब जैसे मुझे एक सूत्र पता चल गया है कि भैया या तो तुम ग्रह हो और या तुम सूर्य हो। सोलर सिस्टम सबने पढ़ा है, लेकिन पढ़ के रट के क्लास 8 में लिख के चले आएंगे, उसका भूल गए। लेकिन मेरे लिए सोलर सिस्टम एक संदेश है कि जिसके पास भी शक्ति है, शक्तिहीन उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। ग्रह, इससे विचलित होते हो आप? किससे? यही कि शक्तिहीन जब चक्कर लगाएंगे आसपास, ट्रोल करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ट्रोल से ज्यादा नाम कहां मिलता है? ट्रोलर्स को भगवान लंबी उम्र दे, इनसे ज्यादा नाम आपको कोई दे नहीं सकता है। तब काहे नाराज हो गए थे आपकी तुमको ससुर हम भारत रत्न दिलाएंगे? नहीं, मैं उन पे नाराज नहीं हुआ था, मैं किसी ट्रोलर का नाम ले लिया था। उसमें हमारा एक स्टूडेंट था, मैं उस कहानी को बताऊं, उसमें हमारा एक स्टूडेंट था और मैंने कहा, मैंने सब लोगों से कहा ट्रोल करो पर तुम्हारे जो शब्द है वो पढ़े लिखे वाले शब्द होना चाहिए। मतलब हम जब व्यंग करते हैं, जैसे दाग साहब थे, तो दाग साहब जब लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने कहा यार लखनऊ के लोग अच्छे नहीं है, तो उनके सम्मान में शाम को एक नाटक का आयोजन हुआ और नाटक सीन था कि जंगल का सीन है और एक गुरु और चेले साथ में बंदूक लेके जा रहे हैं और जंगल के बीच में पहुंचते तो शेर आ जाता है। तो जैसे ही शेर सामने आता है तो गुरु चेले से कहता है कि दाग, बदतमीज दाग, कमीने दाग। अंदाज है। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे आदमी हो यार, तुम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुमको सूट नहीं करना।
इसलिए मैंने कहा। बाकी तो ठीक अपने है। अपने मीम्स देखते हो आप कभी? जैसे वो इलाहाबाद का एक लौंडा वो आपको लेके बनाता, आप ही की तरह स्टाइल से पहन लेता है और बड़ा उसको फॉलोअर मिल गया, आपके नाम पे खूब फॉलोअर उसका बन गया। तो इसको अमिताभ कैसे बच्चन, देखते हो आप? नाराजगी में देखते हो, गुस्से में देखते हो, या जो आपके कहते हो कि भाई ट्रोलर भी जरूरी है? अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, इन सबके डुप्लीकेट थे ना। अभी भी अजय देवगन के नाम पे तो कम से कम आधा देश 10 लाख आबादी तो होगी अजय देवगन की। एक लड़का है हिमांशु तिवारी, हाँ अच्छा पैसा कमाया उसने, उसका मैसेज मेरे फ़ोन में पड़ा है। हाँ उसने मुझसे कहा कि एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, कहा सर आपको धन्यवाद देना है। मैंने कहा क्यों? कहा सर आपकी वजह से मेरा घर बना और मेरी 2 बहनों की शादी हुई। हम्म, मैं शायद एकमात्र आदमी हूँगा हिंदुस्तान में जिसने हर आदमी को छूट दे रखी है हम्म, लीगली। मैं कभी किसी पे स्ट्राइक नहीं मारा, अगर उसने बदतमीजी नहीं की तो। कि ना किसी यूट्यूब चैनल पे मारा, कभी मारा ही नहीं। मैंने अपने लोगों को मना कर रखा है कि कोई स्ट्राइक नहीं मारेगा। और 2 लड़के हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली खुद पैसा भेजते हैं। एक ड्यूटी वाला राजस्थान का लड़का है मनीष सिंह, वो आज से 4-5 साल पहले जब उसने मुझे कहा कि सर मुझे आपको कुछ पैसा भेजना, मैंने कहा है भाई? कहा सर आपसे पैसा कमा रहे हैं। और एक लड़का है पार्थ, पार्थ चैनल करके है। अभी रिसेंटली उसने अपना चैनल मुझे हैंडओवर भी कर दिया कि सर आप अपना चैनल ले लो, अब मैं दूसरे कामों में बिजी होने जा रहा हूँ, अब मैं नहीं चला पाऊंगा। तो मैंने उन लड़कों से कह रखा था कि तुम कमाओ, अगर तुम मेरा इतना इस्तेमाल कर सकते हो, इतना पैसा लेके जाएंगे कहाँ? अभी जितना है उतना ही नहीं संभल रहा है, तो सबको कमाना था। तो हिमांशु तिवारी ने मुझसे कहा कि मेरा घर बना, मेरे 2 बहनों की शादी हुई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो भगवान ने जितना दे रखा है, बहुत दे रखा है। मैं सिर्फ लोगों से ये कहता हूँ कि आप करो ट्रोल, अच्छी बात है, पर जब आप शब्दों का चयन करते हो, तो वो चयन अच्छा होना चाहिए। वो लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे आदमी तो हो। जैसे शिक्षक अवध ओझा जी भारत रत्न दे रहे थे, अब नेता ओझा जी भारत रत्न देंगे या अब आप तो- विनम्र हो गए? अब तो मैं नोबेल प्राइज की अनुशंसा करूंगा। अब अगर इतना भी कद ना बढ़ा कि इनको नोबेल दिलाया जाए, तो फिर राजनीति में आने से फायदा ही क्या है? तो अब इनके लिए नोबेल प्राइज की ऊंचा व्यवस्था की सोचो। जाएगी। हाँ, ऊंचा सोचना पड़ेगा और नोबेल प्राइज की 140 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 लाख दुश्मन ना हो तो फिर क्या फायदा जीने का? व्यवस्था। आदमी की औकात उसके दुश्मनों से ही पता चलती है। तो सीधे मोदी शाह से लड़ लिए। डर नहीं लगा? आपकी पार्टी तो बहुत आजकल जेल भेजा गया, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है कि आप सीधे सीधे वही लड़ लिए आप। जेल भेज देंगे तो अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा, इसी बात का तो इंतजार है। राजनीति में कौन जेल नहीं गया? गांधी जी जेल गए, नेहरू गए, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हाँ। तो हमें पता है कि जो भी आदमी राजनीति करेगा, तो राजनीति का एक सबसे प्यारा नियम है कि अगर आप सत्ता की कमियों का विरोध नहीं करते तो आप राजनेता पहली बात नहीं है। सत्ता का विरोध नहीं, सत्ता की कमियों का विरोध। ठीक बात। आपने कहा था महंगाई खत्म कर देंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हो? करो आप महंगाई खत्म। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, 2014 में एक इनका पोस्टर आया था बहुत बड़ा सा, उस पर मोदी जी मुस्कुराते हुए खड़े थे 39 डिग्री में, 45 डिग्री में नहीं, 39 डिग्री में थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम भी बड़े खुश हुए कि चलो यार 40 रुपया पेट्रोल मिलेगा, ससुराल जाने में आराम रहेगा। अब पोस्टर बना रहे बटेंगे तो कटेंगे। अरे मोदी जी, और कह क्या रहे हैं? कह क्या रहे हैं? शीश महल। शिक्षा पे बात करो ना, तुम्हारे 20 राज्य हैं, किस राज्य में तुम्हारा बजट 25% है शिक्षा पे? बोला आप इस देश की जनता को मूर्ख ही समझते हो क्या? इतनी पढ़ी, आप शिक्षा पे बात करो, आओ बहस करते हैं। आप अपनी पार्टी का लीडर बैठो, मैं आता हूं बहस करने के लिए। शिक्षा पे बात करते हैं, अब हम स्वास्थ्य पे बात करते हैं, हम अंबेडकर एक्सेलेंस प्रोग्राम जो हमारा, उस पर बात करते हैं। जो पॉजिटिव काम है हम उस पर बात करते हैं। नहीं, बटेंगे तो काटेंगे। कौन काटेगा? ऐसे ही फायदा अंग्रेजों ने उठाया था, इसी तरह के लोगों का। ये देश एक है, क्या उत्तरांचली, क्या पूर्वांचली, क्या मद्रासी, क्या बिहारी, सब भारत माँ के हैं। सहमत हूं मैं, धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खराब चीज है। आप क्यों याद दिला रहे हैं? आप क्यों ये बात कह रहे हैं? आप बजट के बारे में बात करिए। आप हमारी नेशनल ग्रोथ कितनी हो रही है, आपने कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया इस कंट्री का, भाई हमें आप बताइए ना, आप ग्राफ दीजिए ना कि इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या कर क्या रहे हैं आप? आइए बहस करते हैं बैठ के। नहीं, एक है तो सेफ है, किससे? अस्पताल में जाते हो तब तो नहीं देखते हो कि किसका खून मिल रहा है। कोई अस्पताल में पेशेंट मुझे नहीं मिला जो मुझसे कह दे कि भैया मुझे तो बस शुद्ध हिंदू का खून चाहिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन शुद्ध हिंदू का चाहिए। वहां तुम जाति नहीं देखते, वहां तुम धर्म नहीं देखते, राजनीति में क्यों देख रहे हो? अब देखिए, हमने शेरनी दूध तो नहीं पिया है, लेकिन तब भी गुंडा वाला इतना तो है कि पत्रकारिता धर्म अच्छे निभा लेते हैं। तो आपने कहा कुछ अच्छे विषयों बात करते हैं, तो धर्म हटाते हैं। धर्म से मैं भी सहमत हूं कि पब्लिक को धर्म के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए, चाहे किसी स्टेट की बात हो। जात पात धर्म से नहीं उठेंगे तो देश का विकास नहीं होगा, दुनिया के सारे देशों में कहते हैं। लेकिन सर, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार रही है, अब आपने अच्छाइयां देख कर ज्वाइन किया होगा, और आप क्योंकि ऑफिशियल उस पार्टी के आई डोंट नो प्रवक्ता बने नहीं बने आप? नहीं, अभी तो कोई बात नहीं, आप तो कुछ अच्छा लगा होगा तो आप ताली गाली दोनों आपकी है। तो कुछ सवाल दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर पूछ लेते हैं। जैसे बरसात होती है सर, अब हमारा पहला ऑफिस था इंडिया न्यूज, वहां पर एक ब्रिज पड़ता था, जाते थे हम तो उधर। अब तो हालांकि ऑफिस चेंज हो गया, वहां हर साल पानी भर जाता है। मिंटो ब्रिज का हर साल आता है कि यार 10 साल से सरकार है, लेकिन छोटी सी बरसात दिल्ली में होती है, पानी भर जाता है। दिल्ली में ये नहीं बदला, एक ये सवाल बड़ा आता है, कैसे टैकल करोगे इसे? क्योंकि अब तो जनता आपका भी कामकाज के हिसाब लेगी और 10 साल ठीक ठाक टाइम होता है। बिल्कुल लेगी।
1998-99 के आसपास जहां मैं रहता हूँ पटपतगंज में, वहां एक फ्लोर के मकान होते थे। एक फ्लोर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इलाका का। आज की डेट में वहां एक ही मकान 4-4, 5-5 फ्लोर के। पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे आपने जब सीवर बनाए होंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से बनाए होंगे, उसी हिसाब से बनाए होंगे ना। पाइपलाइन डाली होगी उसी हिसाब से डाली होगी, वाटर सप्लाई उसी हिसाब से किया होगा। पिछले 30 साल में पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है दिल्ली की, पॉपुलेशन एक्सप्लोड की है। एक होता है बढ़ना, एक होता है एक्सप्लोड करना। मतलब इतना भार आ गया है दिल्ली के ऊपर, तो उस भार से निपटने के लिए गवर्नमेंट को पूरी एक नया स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अब सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपने सीवर की क्लीनिंग कर दी, आप आज क्लीनिंग करोगे कल फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब आपको उसको पूरा रिजुविनेट, जिसको हम कहते हैं ना ओवरहॉलिंग, बदलना ही पड़ेगा, उसका भार सिस्टम बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जाके वो समस्या है परमानेंट। सर फिर लोग कहेंगे तो वैसा ही होगा ना, जैसे बीजेपी कहती, कोई सवाल पूछो बीजेपी से तो कहते 70 साल की भाई चीजें 10 साल में सॉल्व होंगी। ये वही ऑलमोस्ट वही सुनाई पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, हाँ। भाई किसी जमाने में स्कूलों में टेंट लगा के पढ़ाई होती थी। आज 10 साल तो ठीक ठाक पैरामीटर होता है ना सर। हाँ होता है। हाँ। तो काम तो हो ही रहा है ना, ऐसा तो है नहीं काम नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज है जो तुरंत बदलती है, वो है राजनीति। वो तुरंत बदल जाती है, आज के आज बदल गई, ठीक है। लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसको टाइम है, उसको टाइम लगता है। जैसे अमेरिका 1787 में पैदा हुआ, 1945 में वर्ल्ड पावर बना, कितना टाइम लगा उसको। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्लान नहीं कर रही, गवर्नमेंट योजना नहीं बना रही, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट, अगर सरकार रही है तो हमने पूरा प्लान बना रखा है कि हम पूरे सीवेज सिस्टम जो है, उनकी जो पूरी पाइप है, उन्हीं को चेंज करेंगे, उन्हीं को बदलेंगे, उनको फिर से नया बनाएंगे कि वो नए लोड को संभाल सके। चलिए, एक विषय आपने कहा, इसको अप्लाई करें। दूसरा आ गया क्लीन वाटर का। दिल्ली में गंदा पानी बहुत बड़ी इशू है, टैंकर माफिया अभी भी चल रहा है, लोग कहते हैं, मतलब ये भी एक बड़ा कोर इशू। आप दिल्ली में रहे हो, आप 10 साल पहले भी यही हालत रही होगी, अभी भी हालत यही है, तो फिर उसमें अच्छे दिन क्यों नहीं आए? ये भी तो काफी लंबा टाइम हो गया। आप में तो कई क्रांतिकारी लोग भी रहे, आईटीएस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अच्छी प्लानिंग हो सकती थी। पिछले 1 साल से पानी की समस्या बढ़ी है। 1 साल से मैं गया पटपटगंज, तो लोगों ने मुझसे एक बार तो एक साहब लेकर आए बोतल में पानी, तो मुझे लगा कोको कोला लिए घूम रहे हैं। तो अच्छा वो मुझे ही ढूंढ रहे थे, और मैंने कहा चमचा बांध रखा था, तो हम ही से आके पूछे, बोले वो अवध ओझा कहाँ है? मैंने कहा बताता हूँ। हमने कहा पता नहीं कौन आदमी है, तो मैंने कहा बता, तो कहा भैया। हमने कहा ये क्या लिए? क्या भैया पानी है? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये हमेशा से आता रहा है? कहा नहीं भैया, पिछले 6-7 महीने से पानी ऐसा आ रहा है। यानी उससे पहले तो सही आ रहा था। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने एक बड़े स्तर पर इस समस्या को सॉल्व किया। ये एक छोटे मोटे गांव का मामला नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मामला है। इसीलिए ये जो चीजें लाइन चल रही थी, पानी सही हो रहा था, सीवर सही हो रहा था, 2025 के चुनाव तक अगर ये सारी व्यवस्था सुव्यवस्था चलती रहती, तो शायद 25 में आम आदमी पार्टी को किसी से वोट ही नहीं मांगना पड़ता। एक साइंटिफिक बात हमें आप बताओ कि जब पॉलिटिशियन को पता है कि भैया 3 महीने बाद वोट मांगने जाना है, तो कम से कम 3 महीने पहले वो सारी चीजों को सही करेगा कि नहीं करेगा? एकदम करेगा, क्योंकि उसको पता है भैया वोट मांगने जाना है। लोग कहेंगे वो देखिए ओझा जी, वो पार्क की दशा देख लीजिए। चलो मैं आपके लिए थोड़ा इजी करता हूं। दिल्ली सरकार के 4-5 काम ऐसे बताओ आप मुझे, जिस पर कहीं कोई सवाल ना खड़े हो पाए कि ये भाई हमने ये 10 साल में परफेक्ट किया है, इसमें इफ बट नहीं, क्योंकि इफ बट वाली लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी रखी हुई है। ठीक है। हाँ। मोहल्ला क्लिनिक, सब कुछ दवाई अवेलेबल है, डॉक्टर अवेलेबल है। अरे बताओ कहां नहीं अवेलेबल है? क्योंकि इस पे एलिगेशंस आते हैं कि अभी डॉक्टर नहीं मिलते, दवाइयां हो रही होती है, आपके जितने बड़े नेता हैं वो सब बाहर जाके अपना इलाज कराते हैं। एलिगेशन लगाना और लोगों का काम, आपके नेताओं के स्टेटमेंट सर जो सोशल मीडिया पर है। कोई भी दिक्कत नहीं है। एलिगेशन जो है ना, जो आप कभी हमारे साथ सभा करने चलो, तब मैं लोगों से मिलाऊंगा आपको, जिन लोगों ने उसका लाभ लिया है। हम भी चाहें तो 4 लोगों को खड़ा कर सकते हैं, 4 आदमी 5 आदमी खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक बड़े पैमाने पर। तो एक मोहल्ला क्लिनिक हुआ, ठीक है। दूसरा तीर्थ यात्रा, बिना वादा के दिल्ली के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई गई, और ऐसी तीर्थ यात्रा कराई गई है कि लोग कहते हैं भैया हम तो नहीं कर पाते अपने पैसे से। मैं कितने बुजुर्गों से मिला जिन्होंने कहा कि भैया मजा आ गया भैया तीर्थ यात्रा करके। तीसरा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ऑफ दिल्ली स्कूल्स। एंटरप्रेन्योरशिप, जिस देश में बच्चों को सिर्फ नौकर बनने के लिए पढ़ाया जाता हो, दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि यार तुम अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो। जिग्नेश एक लड़का है, शायद अगर नाम एकदम करेक्ट मुझे याद है, जिग्नेश 19 साल का लड़का है, 1 करोड़ का टर्नओवर है उसका पर ईयर का। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अंबेडकर एक्सेलेंस प्रोग्राम, जहां बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, फ्रेंच सिखाई जाती है, उनकी चॉइस की चीजें सिखाई जाती हैं। ये सारे काम हो रहे हैं। अब इसमें एजुकेशन के आपने 2-3 ऐड कर दिए। एजुकेशन में भी आया, जैसे केजरीवाल जी उत्तराखंड गए थे, मैं फॉलो नहीं कर रहा था, तो कहा कि यार हम 1 लाख जॉब देंगे। अब ये 1 लाख जॉब आपको लग रहा है डिलीवर की जा रही है? 52,000 के आसपास जॉब दी उन्होंने।
52,000 के आसपास जॉब उन्होंने दी, यानी जितना प्रॉमिस किया उसका लगभग 50% दे दिया। वो भी कब? जब उनकी सारी लीडरशिप 2 साल पहले अंदर कर दी गई थी तब। कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट करने की कोशिश तो की गई ना। मैंने यही बात तो अभी कुछ देर पहले कहा कि जिस स्मूथ से आम आदमी पार्टी चल रही थी, अगर वो अभी तक चलती रहती तो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी हो जाती। 25 में हम बिहार पा जाते और 27 में यूपी। बट जैसे शीला दीक्षित जी जब थी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो कॉलेज में थे और उस टाइम आपका जो आंदोलन था हम सब उसको देखते थे, फॉलो करते थे और केजरीवाल जी को सुनते थे। तो अब कांग्रेस एलिगेशन ये लगाती है कि हमारे टाइम में सारे क्वेश्चन किए गए, अब वही डिफेंस आम आदमी पार्टी भी करती जो उस टाइम कांग्रेस दे रही थी। बस आपका जो है वाईटी सेल थोड़ा स्ट्रांग है तो उसको ज्यादा अच्छे से मैसेजिंग कर ले जा रहे हो, वरना शीला दीक्षित ने ज्यादा बेहतर काम किया था। हमारे और उनमें एक फर्क है। हमारे उनमें जो सबसे बड़ा फर्क है, उनके पास स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट एक साथ थी। True. अगर वो चाहते तो दिल्ली को कब का स्टेटहुड का दर्जा दे देते। क्यों नहीं दिया उन्होंने? किसने रोक रखा था उनको? खुद प्रॉमिस करते थे, खुद सेंटर में बैठते थे, खुद स्टेट में बैठते थे। और जिस दिन हमारे पास दिल्ली की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट दोनों होगी, सेंटर और स्टेट, उस दिन तो दिल्ली का नक्शा ही अलग होगा। जैसे अभी लोग कहते हैं ना, अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे सामने जैसे दिल्ली की जनता एलजी मतलब जानती ही नहीं, उसको पता ही नहीं। और स्वाभाविक सी बात है, क्यों पता होगा? उसको पता ही नहीं कि नौकरशाही और एलजी का क्या संबंध है। तो वो तो यही सोचती ना कि भैया हम तो आपको जानते हैं, आपको वोट दिए थे, आप बताओ। और ये बात हमारे विपक्षी जानते हैं कि तुम ये बात हर आदमी को समझा ना पाओ। लेकिन जो बात आपने कही, जैसे यमुना जी का भी आपका पॉडकास्ट देख रहा था मैं, केजरीवाल जी का, ही सेड आई गॉट टू नो कि यमुना के नाम पर वोट नहीं मिलता, बट 2-2 बार प्रॉमिस किया गया, 5-5 साल को लेकर 15 में किया गया, 20 में किया गया। अभी जब मैं में काम कर रहा था और आपका मेयर इलेक्शन था और मैंने पूरा कवर किया, कूड़े का ढेर एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, दिसंबर 2024 तक का डेडलाइन ली गई थी, बट वो नहीं हटा। तो जो आपके हाथ में नहीं है, चलो उसके लिए तो आप कह सकते हो कि भाई सेंट्रल में गवर्नमेंट आएगी या हमारा कोलैबोरेशन होगा तो कर लेंगे, बट जो हाथ में है वो क्यों नहीं हुआ? फिर 20,000 करोड़ रुपया का बजट था गंगा सफाई अभियान का, पता नहीं कहां चला गया। मोदी जी तो गंगा पुत्र ही हैं, तो गलत को गलत से जस्टिफाई कर दे? बिल्कुल नहीं, आगे बता रहा हूं। पहले आदमी है भारत की राजनीति में 1991 के बाद अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने भरे मंच पर अपनी इस गलती को माना है। अभी रिसेंट एक मंच पे माना है कि हाँ हमसे ये गलती हुई है। एक आदमी है, मैंने वो 20,000 करोड़ का एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया कि विपक्ष के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो बता दे कि वो 20,000 करोड़ रुपए कहां गए। एक राजनेता जो तमाम सारी चुनौतियां और दिक्कतें झेल कर सामने आया है, वो ये नहीं कह रहा है कि हम कर देंगे, कोई बहाना नहीं बना रहा है, कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा है, वो कह रहा है नहीं हमसे इस मुद्दे पे गलती हुई है और हम उसे पूरा करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, वेल नोटेड। हालांकि ये जस्टिफाई अभी भी नहीं करा कि क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल, वो तो मैंने कहा ना, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनसे गलती हो गई है तो गलती जस्टिफाई नहीं हो सकती, वो बताएंगे। और उन्होंने कहा कि 24 के बाद मेरी पहली प्रायोरिटी यमुना की सफाई ही होगा। ओके, आप एक और सवाल केजरीवाल जी को लेकर मेरे मन में आता है, उसके बाद मैं आपसे वापस लौटाऊंगा। अभी केजरीवाल जी ने आतिशी जी को लेकर चल रहा था, जैसे एलजी साहब ने कहा कि आतिशी जी से रिश्ते बड़े अच्छे हो गए, फिर सीएम को लेकर चल रहा था, ही सेड नहीं मैंने ही डिसाइड किया। बट लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी वाज अ मूवमेंट जहां पर लोगों से शुरू में आप पूछते थे कि क्या फैसला होगा, लोग बताते थे। अब देयर इज अ मैन हु डिसाइड्स। क्रिकेट की जो टीम होती है, हाँ, उसमें कैप्टन होता है। हाँ, क्यों? कि हर आदमी बताएगा ए बबलू तू बॉल डाल दो। धोनी ने एक डिसीजन लिया, पाकिस्तान से 2020 का वर्ल्ड कप चल रहा था, फाइनल, मिसबाहुल हक कसाई की तरह मार रहा था, पाकिस्तान मैच जीत चुकी थी, अंतिम ओवर बचा था, हरभजन सिंह को वो ओवर मिलना था, सबको पता था कि हरभजन सिंह को मिलेगा, लेकिन कैप्टन ने डिसीजन लिया जिसको हम बोलते हैं कैप्टन्स डिसीजन, गट फीलिंग, और शर्मा जी को बुलाया। जोगिंदर शर्मा। जैसे ही शर्मा जी को बॉल दी, हर आदमी उठ के कमरे से बाहर निकल गया और सब महेंद्र सिंह धोनी को उल्टा सीधा बोलने लगे, ना कर रहे यही देखो यही, और सब बाहर। उसमें से बाहर निकलवाने वालों में से एक मैं भी था। अभी गरिया थे धोनी को? नहीं, गरिया तो नहीं था, मैं बाहर निकल आया था कि नहीं करना चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूं। और जब अंदर तालियां बजी तो ताली दुख में तो बजेगी नहीं, जो कैच श्रीशांत पीछे ने पूछा। तो सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई तो लेगा, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो डिसीजन भी तो देगा। तो इसमें कुछ खराब नहीं है, बस इसमें सवाल ये कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये नए दौर की आम आदमी पार्टी है। कहाँ नए दौर की आम आदमी पार्टी? मतलब जैसा ना कि एक कैप्टन है, कैप्टन डिसाइड करेगा अच्छा बुरा जैसा भी है, तो कैप्टन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो कब कैप्टन डिसाइड करेगा? अपनी क्वार्टरी में बैठने के बाद। आपने राउंड टेबल वाली फोटो नहीं देखी? अभी 3-4 दिन पहले राउंड टेबल वाली फोटो देखा मैंने। हाँ, तो जब जवाब देना होता है तो एक ही आदमी सामने आएगा, लेकिन जब डिस्कस करना होता है तो सब लोग साथ में बैठेंगे। नहीं, बट पहले था ना कि जनता तय करेगी, तो जनता आज भी तय कर रही है। अगर जनता तय नहीं कर रही होती तो मुझे टिकट मिलता? आप तो फेमस आदमी हैं, और फिर वही वाली बात, दुनिया चाहेगी। आप बीजेपी में कैसे सेटिंग नहीं बना पाई, तो लोग चर्चा करते हैं बीजेपी कांग्रेस उसमें,
बसपा वाला तो रेडी रख के बैठा था, हम सुने घर तक आके दे गया था। मायावती जी आपसे तो कुछ मांगा भी नहीं गया था, ऐसा भी चला। खैर अब वो बातें पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी आज भी जनता की ही पार्टी है। ठीक है, सोशल मीडिया पर फेमस होना और धरातल पर वोट पाना, आप मानते हो एक है या अलग अलग है? बहुत अलग है। आप सेलिब्रिटी बन के जाएंगे, आपको माइनस में वोट मिलेंगे। आपको डर नहीं लगता कि जैसे आप सेलिब्रिटी तो हो, आप मैं जाता नहीं सेलिब्रिटी बन के, मैं तो जनसेवक हो गया हूं ना भैया। नमस्कार। सीख गए। हाँ हाँ, अरे मानी सी बात है, कोचिंग लेनी पड़ती है, हर चीज की एक अपना मेंटोर बनाना पड़ता है। तो आपको जब आप, मैंने कहा जब आप किरदार बदलेंगे ना, तो आपको उस किरदार के हिसाब से चलना होगा। सेलिब्रिटी के हिसाब से आप जाओगे तो वो आप एक्सेप्टेंस आपकी कभी नहीं होगी। ठीक है, हमने आपके लिए कई सारे गेम सेक्शन में रखे हैं सर। थोड़ी थोड़ा कोशिश की हमने कि थोड़ा सा ट्रिकी रखें, थोड़ा सा मजा आए। जैसे एक दिस और दैट रखा हमने, तो हम आपको कुछ एक सवाल पूछेंगे, आपको बताना होगा कि इनमें से क्या है। खान सर या विकास दिव्य कीर्ति सर, ज्यादा बढ़िया टीचर कौन है? खान सर। काहे? इसलिए बढ़िया टीचर है वो आदमी, उस आदमी ने शिक्षा का इतना सरलीकरण किया है, इतना सरलीकरण, कि उस आदमी को, वो जो बैटरी रिक्शा चलाता ना, वो भी उससे पढ़ता है और समझता है। और ये मैंने देखा लखनऊ में। लखनऊ में एक बैटरी रिक्शा चालक खान सर की क्लास बैठ के पढ़ रहा था। मैं हनुमान मंदिर के सामने खड़ा था और बैठा उसको देख रहा था ऐसे। अच्छा शिक्षक होना और अच्छा ट्रांसफार्मर होना, ये खान सर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर बैटरी रिक्शा वाला बैठकर पढ़ सकता है किसी आदमी से, तो उसकी श्रेष्ठता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। सहमत हूं। मैंने भी पैलेस्टीन वाला जो विवाद था, खान सर का वीडियो देखा, हंसते हंसते मुझे याद हो गया, बिल्कुल। और ऐसा याद हो कि जीवन भर याद रहा। बिल्कुल, ये उनकी अचीवमेंट है। ब्यूटीफुल। मोदी जी और इंदिरा जी में देश या हिस्ट्री किसे बड़े प्रधानमंत्री के तौर पर याद रखेगी? मोदी जी का तो अभी एनालिसिस होना बाकी है, लेकिन इंदिरा गांधी जी की तो एनालिसिस हो ही चुकी है। द ऑटोमोबाइल आपकी नजर में कौन ज्यादा बेहतर है? मैं वो नहीं पूछ रहा हूं कौन ज्यादा टाइट शासक है, बेहतर प्रधानमंत्री आप किसे मानते हो दोनों में? मैं इंदिरा जी को बहुत सारे मुद्दों में बहुत बेहतर मानता हूँ। जैसे पहला, जब वो पावर में आई, मैं उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। मोरारजी देसाई और के कामराज ग्रुप, नॉर्थ और साउथ ग्रुप में भी झगड़ा चल रहा था, और कामराज साहब को लगा, क्योंकि कामराज साहब का इतना होल्ड था ऑर्गेनाइजेशन पर, तो कामराज साहब को लगा कि शी विल बी अ वेरी गुड पपेट। मतलब अपने विरोधियों को ऑ करना, सरप्राइज देना, ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का सूचक होता है। और कामराज साहब इंदिरा जी को गद्दी पर बिठाते हैं, एंड शी इमीडिएटली टर्न्स इनटू अ लीडर। हर आदमी वाइप आउट होता है। सलाम है इस बात को। सही बात। जिस आदमी ने 3 आदमी किंग मेकर बनके पीएम बना दिया, करेक्ट, उस आदमी को उन्होंने सरप्राइज कर दिया। एग्जैक्टली। दूसरी घटना जो है, अमेरिका वार्निंग दे रहा है इंदिरा गांधी को, मतलब एकदम निक्सन कह रहा चुड़ैल इंदिरा गांधी को वार्निंग दे रहा है कि अगर बांग्ला ईस्टर्न पाकिस्तान में कुछ भी हुआ तो यू शुड बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। बोली हमसे क्या मतलब, हम तो जानते हैं बांग्लादेश में कुछ हो रहा है क्या। और मुक्ति वाहिनी ने एक देश बना दिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया देखती रह गई। इसको बोलते हैं स्टेट्समैनशिप, कि आप शांति से ऐसे बैठे हो और कांड पे कांड हुए जा रहे, आप कह रहे हो क्या हो रहा भैया, बोले मैं तो ध्यान में हूं। तो शी वाज अ ग्रेट लीडर, नो डाउट। कांड का जिक्र हुआ है, मिर्जापुर या गैंग्स ऑफ वासेपुर? मिर्जापुर एक बड़ी प्यारी कहानी है, बहुत प्यारी। उसमें कहानी में जो किरदार है, जिसको मैं कहता हूँ स्टडी लर्निंग बाय सीइंग, मैं इस कॉन्सेप्ट पे बहुत जोर देता हूँ। उस सीरीज को कोई देखेगा तो अगर किसी को राइज करना है जीवन में, तो उसको त्रिपाठी अखंडानंद से बहुत कुछ सीखना चाहिए। धैर्य सीखना चाहिए, डिसीजन सीखना चाहिए, बिहेवियर सीखना चाहिए, ह्यूमन जजमेंट। मतलब किसी व्यक्ति को पकड़ना, जैसे गुड्डू मुन्ना, जब मुन्ना बबलू से वो पहली बार मिलता है आदमी, तो सॉरी बबलू और गुड्डू, हाँ, जब पहली बार मिलता है तुरंत उस डिसाइड कर लेता कि ये तो गैंग के लिए बने हैं लड़के। तो पूछता क्या करते हो, तो बोले हम तो पहलवानी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो वो कहता कि यार हमारे साथ काम करो। ये सब जो चीजें उस आदमी के अंदर है, अपने लॉस को अपने फायदे में बदल लेना, कि उसकी आर्म्स की फैक्ट्री उड़ जा रही हो, सीएम को फोन मिला था कि मेरा नुकसान हुआ, तुम अपना फायदा कर लो। तो ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये आदमी को देखनी चाहिए। मुन्ना जैसे जिस तरह की किरदार मुन्ना का है, जाहिलियत वाला किरदार, शुद्ध जाहिल वाला किरदार, मतलब जिसको कहते हैं ना 24% बहुत लोग पसंद करते हैं मुन्ना भैया, कि एकदम मुन्ना भैया आइकन है। ना भैया आइकन कहाँ हो सकते हैं जिनके पास ललित जैसे दोस्त हों। आपके दोस्त आपकी पहचान होते हैं, ललित जैसा दोस्त मरवा दिए। कितना सैलरी पाती हो? अरे जाहिल, हमारे साथ में आओ मिर्जापुर में, हम सैलरी बढ़वा देंगे। तुम सीएम हाउस में उसकी स्टेनो के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो ललित जैसे दोस्त जिसके पास होंगे ना, उसको नर्क में जाना ही जाना है। तब तो टांग दी गए थे। हाँ बिल्कुल, ये खरगोश है, इनको ले जाए मुन्ना। तो वो सीरीज बड़ी प्यारी थी। उस सीरीज ने के कैरेक्टर्स ने बताया कि आदमी को जीवन में कैसा होना चाहिए। एक कोई फेवरेट डायलॉग आपका मिर्जापुर का? गद्दी पे हम रहे या मुन्ना नियम से हम रहेंगे, ये सबसे फेवरेट डायलॉग है। गद्दी पे कोई गोंडक बैठा हो या बाहर का
सवाल सेम रहेंगे। मोदी जी और केजरीवाल जी ज्यादा पॉपुलर कौन है? केजरीवाल जी ज्यादा पॉपुलर है। एक बार मुस्कुराहट दिखाई तो। अरे मुस्कुराहट वाली क्या बात कह रहे नहीं। हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे? वो प्रधानमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, दिल्ली तो फुल स्टेट नहीं है। मोदी जी एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसके पास एक बहुत सशक्त ऑर्गेनाइजेशन था, हम्म आरएसएस, हम्म जिसके पास एक सशक्त पार्टी थी, बीजेपी। हम्म। और केजरीवाल जी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां कुछ भी नहीं था। तो ये आप कुछ भी नहीं होना। आपने कभी पहले ऐसे कहा नहीं, आप मोदी जी के ज्यादा फैन लगते थे पहले। नहीं, आप कोई पूछता, आज हाँ। पहली बार पूछा गया। जब कोई पूछेगा तभी तो जवाब आएगी। एक शिक्षक का नेता बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, गजब। देखकर मन भैया, गदगद हो जा रहा है। एविडेंस दे रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। मोदी जी जब आए हम तो राजनीति पूरा में- मजा ले रहे हैं नहीं ना ना इस लम्हे का। हाँ, मोदी जी आए तो पीछे कौन था? आरएसएस खड़ी थी, पीछे बीजेपी खड़ी थी। केजरीवाल जी लोग तो कहते वहां भी साइड लाइन थे, इतना तो आप ही पढ़े हो मोदी जी, करो कहाँ तारीफ sideline? करते थे, डिक्टेटर बन जाओ, ये टंगवा दो, वो कर दो, उनसे बड़ा आदमी नहीं। कितना वीडियो आपका भरा पड़ा है। एक्चुअली अपने नेता नहीं कह सकते बुराई, किसकी? राजनीति में कुछ मजबूरियां होती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है। हाँ यार। लेकिन केजरीवाल जी राजनीति में superstar- राजा नहीं बन सकते, राजनीति में सेवक बनना पड़ता है। केजरीवाल जी जो है, पास कर दे क्वेश्चन। मैं पास नहीं करना है। जैसे गांधी जी हैं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। गांधी जी, मैंने एक, आपको शायद याद नहीं हो, आप लोग क्या करते हो ना, कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हो जो उस वक्त के लिए इंपॉर्टेंट हो। 2015 में मैंने पहली बार जब आम आदमी पार्टी के लिए भाषण दिया था, संजीव झा के शो में, संजीव जी का प्रचार चल रहा था बुराड़ी में, मैं था, विश्वास जी थे, दोनों लोग थे, और मैंने वहां अरविंद केजरीवाल की तुलना की थी मोहनदास करमचंद गांधी से। मैंने कहा था 1914 में एक आम आदमी आया था, उसने भारत की तकदीर बदली, और 2014 में एक दूसरा आदमी आया जो भारत की तकदीर बदलेगा। वो वीडियो आज तक यूट्यूब पे पड़ी एक है। वीडियो और चलता है यूट्यूब पे, आम आदमी पार्टी से एक नेता थे आशुतोष जी, वो नए नए नेता बने, अवध जी से सवाल पूछते हैं कि भैया गांधी जी या मंडेला जी करप्शन में जेल थोड़ी ना गए थे, आप कैसे कंपैरिजन कर देते हो? मतलब कुछ कंपेयर करना ठीक थोड़ी ना। अच्छा ये उनके, अगर पंकज त्रिपाठी जी के स्टाइल में कहें तो अच्छा बात नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आप कोई सवाल पूछते हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं आरोप लगा है, इनके ऊपर आरोप है, तो मोदी जी के ऊपर तो गोधरा का आरोप था, बरी हुए ना कि नहीं हुए? हो गए। तो आरोप के आधार पर किसी को अपराधी मानना, ये कहां तक मोदी संगत जी है? को गांधी जी से तुलना थोड़ी ना कर रहा है। तो हमने कहा किया गांधी जी से अभी तुलना? आप कह रहे हो कि हमने 14 में कहा था। नहीं, उन्होंने हमसे कहा कि वो जेल गए थे, तो हाँ। मैंने कहा मंडेला साहब भी गए थे, हाँ। और मंडेला साहब सिडिशन में गए थे, देशद्रोह में। हाँ, बट देशद्रोह तो उस टाइम तो गुलाम था देश, हमारा भी गुलाम, सारे नेताओं के ऊपर केस था, अब तो आजाद देश की बात है ना सर। तो किसी कंपैरिजन थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल mismatch जी नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई डिपार्टमेंट था? कोई डिपार्टमेंट था उनके पास? खूबसूरती, यही तो खूबसूरती फिर सियासत वही है। खूबसूरती वाली बात, एविडेंशियल बात कर रहे हैं। भाई किसी के पास डिपार्टमेंट है तब तो आप चार्ज लगाओगे, है ही नहीं। पहले किसी विभाग का मामला मंत्री कोर्ट में है, कोर्ट में जब आएगा तब देखा जाएगा उसको। लेकिन सपने में कृष्ण जी के, उनको अपने कृष्ण जी बना दिया। आप कह रहे हो कि जात पात से अलग रहो, धर्म की राजनीति मत करो, फिर आप कहे कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है अरविंद केजरीवाल। लोग बोले कि फिर अवध जी कौन सा अवतार ले रहे हैं। मैंने ये कहा, वही बात है ना, जब जब राजनीतिक कंसों की संख्या बढ़ेगी तो कोई ना कोई तो उतरेगा ही उनका संहार करने के लिए। इस पृष्ठभूमि में मैंने कहा था कि कंस जहां होगा, नेगेटिव शक्तियां जहां होंगी, वहां विधायी शक्ति बड़ी भी होगी। महीनता से खेल के छू के चले जाओ। ये कला गोंडम सीखे थे आप इलाहाबाद में? ये तो कला प्रभु की देन है। हाँ। कहते ना, भगवान जिसको जो चीज, भगवान दो ही चीज लोगों को देता है। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूँ, वैगनार पे लिखा रहता है गॉड्स गिफ्ट, तो हमें लगता है कि शायद इनको भगवान की शक्ति का अंदाजा नहीं है। दो तोहफे इंसान को देता है, और जिसको दे दिया, और फिर तो एक विवेक और एक साहस, क्योंकि ये दोनों चीजें कहीं मिलती नहीं है। अगर ये दोनों चीजें कहीं भी मिलती तो शाही वर्ग इनको मोनोपोलाइज कर लेता। पहले दिन से आप ऐसे थे या बाद में समाज को देख के, दुनिया को देख के फिर थोड़ा सा इवॉल्व हो गए? विवेक तो थोड़ा बहुत रहा होगा पहले से, हाँ। पर साहस नहीं था। मतलब एक 10th तक जैसा मेरा जीवन था। कहाँ पढ़े थे गोंडम? फातिमा इंटर कॉलेज में। कौन क्लास से? नर्सरी से पढ़े थे पूरा? हाँ। आई गजब। सर्कुलर कितना रोड। कितना परसेंटेज आया था 10th 12th में? अब यार कुछ पूछ ले, वो खबर हो भैया। अरे तब आप टीचर है, आप तो बताए हो कि आप हमारा फर्स्ट पोजीशन आया था, लेकिन पीछे से आया था। मेरे ख्याल से 47 लड़के थे, और मेरी भी 47वीं रैंक की रही होगी। पास हो गए थे। पेरेंट टीचर मीटिंग पापा खूब सुनते होंगे। पापा जाते ही नहीं थे, हमसे कहते थे भैया हमसे ना हो पाएगा। एक बार गए थे सर, वो भी एक बार गए तो मैडम ने पूछा मुझसे, धोती कुर्ता पहन के गए थे, तो मैडम को लगा कि शायद गांव के आदमी होंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो मेरी मैडम ने मुझसे पूछा कि अवध योर फादर इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश? तो उन्होंने देखा मेरी तरफ, तो उन्होंने कहा कि मैडम आई एम कंफर्टेबल इन 3-4 लैंग्वेजेस, यू प्लीज टेल मी योर कंफर्टेबिलिटी। जियो। ब्रिटिश जमाने के अंग्रेजी पढ़े हुए आदमी, तो उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने आई वाज थिंकिंग, अरे बोले डजंट मैटर्स। तो फिर उन्होंने कहा, मैडम ने कहा कि आपका बेटा पढ़ता नहीं है। बोले मैंने मना किया है। तो बोले क्यों? बोले पढ़ के ना डॉक्टर बनाना है, ना इंजीनियर बनाना है, इसको नौकरी नहीं करवानी है। तो बोले क्यों? बोले नौकरी हमने की, हम एक अच्छा जूता नहीं पहन पाए जिंदगी भर, एक अच्छा कपड़ा नहीं ले पाए जिंदगी भर, तो हम चाहते हैं कि हमारा लड़का नौकरी ना करे, और पढ़ लेगा तब ये नौकरी करेगा।
तो शी वाज सो मच शॉक्ड, कहने का मतलब शॉक्ड भी अच्छा वर्ड नहीं है उसके लिए, मतलब वो mesmerized थी। सकपका गई थी। हाँ, सही वर्ड कि ये शी है। हैज सीन अ फर्स्ट फादर इन नॉर्थ कि इंडिया। क्या कह दिया इसने? क्या कह दिया? तो बोली मैडम आप टेंशन ना लो, बहुत तेज लड़का है। हाँ, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ घर जाओ। हम सुने आपकी माता जी कही थी आपकी, अबे तुम कैसे पढ़ाने लग गए? हाँ तुमको कहाँ पढ़े तुम? हमसे बेहतर तुमको जन्म ही नहीं करता था। एक्चुअली हमारे जीवन के दो भाग है ना, एक भाग है जब मैं कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ता ही नहीं था, मुझे लगता था क्यों पढ़ना है जीवन में, वो बात मुझे सॉल्व नहीं हो पा रही थी, क्यों पढ़ना है। जब मैं इलाहाबाद पहुंचा, एच.एस. उपाध्याय सर से मुलाकात हुई, जब उन्होंने कहा कि पढ़ने से तुम्हारा ये आईज खुलता है, दर्शन शिक्षा से देखने इतनी की, का दूर है। हाँ देखने की क्षमता बढ़ती है। जैसे इश्किया मूवी है, तो उसका जो पहला सीन है, अरशद वारसी और नसरुद्दीन शाह कब्र में बैठे हुए हैं और उनको कब्र में दफनाया जाना है, तब अरशद वारसी कहता हंस रहा होता है, तो पूछता है जो दफना रहा होता है, पूछता है कि हंसी आ रही, कहता है चुटकुला याद आ रहा है। अब जो आदमी दफन होने जा रहा है, वो जो देखने की क्षमता की शिक्षा अच्छा ये करती है, E is equal to E. एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट। आपकी देखने की क्षमता। इससे लोग मुझसे कहते हैं कि तुम राजा के सिद्धांत कैसे सीखे, मैंने कहा रिक्शे वाले को देखकर। कोई कभी दिवाली में उसको दिया एक डब्बा मिठाई, और दिया भी होगा तो मजबूरी में दिया होगा कि कहीं सड़ ना जाए। तो जब कोनो काम होगा रात को बुलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवन में राजा कैसे बने? जो राजनीति में तो राजा नहीं बन पाए आप, लेकिन जीवन में राजा कैसे? जीवन में तो राजा बन के आप काम किए। सूरज को जो जल चढ़ाएगा, हाँ, वो शक्ति के सिद्धांत से अवगत हो जाएगा। सारे कवि चंद्रमा से रात भर आंख मिलाते हैं बैठ के। रोमांटिक होता है ना। हाँ, कोई रोमांटिक नहीं, मरा हुआ है, लेकिन सूर्य से आंख मिलाने की क्षमता किसी में नहीं है। फूट जाएगी आखिए। बस शक्ति, जिसके पास शक्ति है वो भगवान है। ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। अच्छा, पिताजी का जो इतना किस्सा आप सुनाते हो, सब वास्तविक घटनाओं पर आधारित है या इसमें कुछ काल्पनिक कपोल कल्पनाएं भी हैं? आए थे अभी 2 दिन पहले। हाँ, आए थे, हमसे कहा यार जिस दिन तुम्हारी वोटिंग होगी उस दिन आएंगे। हमने कहा ठीक है। तो हमसे कहा यार तुम यार बहुत अजीब आदमी हो यार। ये तो सही कहते। कहा बहुत अजीब आदमी, तुम आए एकदम बेसहारा की तरह यहाँ रहे। क्योंकि मेरा तो एक दौर ऐसा था यहाँ पे, जब मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा के बाहर सोता था, बंगला साहिब गुरुद्वारे में खाना खाता था। मतलब मैं आगरा पढ़ाने जा रहा था, मेरे साथ नीरज तिवारी एक लड़का था, और आगरा की कोचिंग है CFA, सेंटर फॉर एम्बिशन ऐसे कुछ करके नाम है, CFA कोचिंग नाम है उसका। तो वहाँ मुझे पढ़ाने जाना था। रात में मुझे कॉल आ गई कि सर आप हमारे यहाँ के क्लास ले लीजिए, और पैसा एक भी नहीं था जेब में। तो कपड़े रात में धुल दिए थे, 2 ही सेट कपड़े थे। तो नीरज तिवारी सराय काले खां की बस में हम बैठे, एक शर्ट पहन के, और मेरी एक शर्ट को वो बस की खिड़की से लटकाए हुए था कि जब तक हम आगरा पहुंचेंगे तब तक वो सूख जाएगी। तो उस दौर से कहानी शुरू हुई, उस दौर से। बस एक चीज का विश्वास था कि भाई लड़ना है कर लेंगे जैसे, और कर लेंगे। नहीं, मैं आपका इंस्पिरेशनल पार्ट पे आऊंगा, लेकिन जैसे ये किस्सा था कि एक दिन आप सुट्टा पी रहे थे और पीछे दुकान के पिताजी देख लिए, कहे सुनो यहाँ पे चोरू चक्का पीता है, तुमको पीना घर में आके बैठ के पियो। और सिर्फ कहे नहीं, लाइटर भी लाए। अरे महाराज, हमारे यहाँ चप्पल निकाल मारते, बेल्ट से मारते पिताजी। इसीलिए तो आज उनका बेटा हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है। अगर वो भी हमको मारे होते कि IT नहीं निकलेगा तो मार डालेंगे तुमको। 47 लोग थे हमारी क्लास में। वो कोई रिलायंस में काम कर रहा है, कोई एयरटेल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई हमको फोन करके कह रहा है गाड़ी चोरी हो गया, FIR नहीं हो रहा है। तो पिता ने रिस्क लिया ना। नहीं, रिस्क लेना अलग ही, लाइटर कैसे लाके दे दियो? नहीं, उनका मानना ये था कि जब तुम कर ही रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर डालो। तो हमसे एक सवाल वो और भी पूछे कि सिगरेट पीते काहे हो? तो हमने कहा यार, बस कहा यार ये बहुत गलत काम कर रहे हो। जो काम करो उसके पीछे डिफेंस दो, और अच्छा वाला दो। जैसे तुम कहो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, इसमें लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रजा तो जनता को लगा कि यार बड़ा एडवेंचरस आदमी है, तो यार रिसर्च कर रहा है लड़का, हम तो इसे नशेड़ी समझ रहे थे। तो ये सब बातें उनके अंदर जो थी, मतलब ये कॉन्सेप्ट वहीं सारे आए। हाँ एग्जैक्ट। तो क्या क्या ट्राई किया फिर? नहीं, हमने कुछ ज्यादा ट्राई नहीं किया। उन्होंने मैं बहुत कुछ रामचरितमानस जितना कैमरा पे बोल सकते हो उतना बता दो, बाकी बात नहीं, वो तो पता है, मेरी बहुत सारी वीडियोस में कुछ मैंने छोड़ा थोड़ी। फिर यहाँ का शर्मा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। संकोच बिल्कुल नहीं कर रहे। दरअसल हम चाह रहे हैं कि कुछ अच्छे और सवाल हो जाए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पिएंगे। हमारे लिए एक बढ़िया मूवमेंट हो जाएगा ना, वो आजकल नेता के इंटरव्यू में पानी वानी पिला दो तो बड़ा वायरल होता है कि देखिए पानी पी रहे हैं। कुछ मिला तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारे पड़ोसी भाई, हमारे शहर के आप हैं। पानी पिला के दूसरे मूड में आए, पता लगा नार्को टेस्ट ऐसा ही होता है। हाँ, तो क्या क्या ट्राई किए हैं जीवन में? नहीं, ट्राई करने के लिए तो कुछ बचा होता तो बताते। ये भी तो एक बात है, क्या क्या गिनाए। ठीक है। अब कुछ लौंडे हमको सवाल भेजे थे, क्योंकि आपके फैन फॉलोइंग लड़का लोग में बहुत ज्यादा है, तो कुछ सवाल उनका भी लेना जरूरी होता है। तो कुछ सवाल है, कुछ फनी है, कुछ लॉजिकल है, कुछ इलॉजिकल है, कुछ भी सवाल सब जैसा हो। एक से एक सवाल था कि जेब में जब पैसा घर वाले दें तो अवध सर से पूछेगा कट्टा खरीदे या कलम?
कलम खरीदेंगे तो सरकारी कट्टा मिलेगा। हम्म अगर पैसा जेब में है हम्म और कलम खरीद लिए तो सरकारी सरकारी कट्टा मिलेगा, हम्म कॉन्स्टिट्यूशनल, एसएसपी हो जाएंगे, डीसीपी क्राइम हो जाएंगे, दुनिया सलाम करेगी। और अगर कट्टा खरीद लिए तब फिर पूरे जिंदगी भर किसी कलम की गुलामी करनी पड़ेगी, यानी वकील की। तो खरीदना बुरा नहीं है। अच्छा सवाल था, मुझे लगता है कोई बड़ा अन्वेषी टाइप का लड़का है, उसके जीवन में मेरे जैसे पिता नहीं रहे होंगे। तो अच्छा सवाल किया, तो मैं उससे कहूंगा बेटा कलम खरीदना, और कलम खरीद के जब तुम कलम खरीद लोगे तो कोशिश करो कि भारत सरकार तुमको ऑफिशियल कट्टा दे और फिर सिंघम बन जाओ तुम। लेकिन राजा बनने के लिए कट्टा जरूरी होता है। चला तो मानी सी बात है, भगवान कृष्ण चक्र लेके घूम रहे हैं, हम तो उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। हमेशा उनके हाथ में बांसुरी है, लेकिन जहां शिशुपाल सामने पड़ेगा, भाई द्रौपदी का चिरहरण हुआ लेकिन रुक्मणी का कोई कर दे, तो अपने आप को ताकतवर बनाने में बुराई क्या है? भाई नेहरू जी कहते रहे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, मार दिया 2-3 थप्पड़ खींच के। अब अगर हिंदी चीनी भाई भाई के साथ वो प्रिकॉशन लिए रहते कि हम तैयार है बेटा, भाई तो हो लेकिन हम तैयार हैं, तो वो थप्पड़ नहीं मार पाता। तो शक्ति रखने में बुराई क्या है? ठीक बात। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, 90% का चार डालोगे। अब गुरुजी कहे, लोग शिक्षक है, आप पढ़ाते हो, फिर कहते हो पढ़ने लिखने से काम मिलेगा ससुर तुमको, फिर आप एग्जांपल भी दे रहे हो कि देखो हमारा दोस्त कह रहा है भैया FIR करवा दो। पुलकित, अतुल सुभाष और ऐसे न जाने कितने लोग अभी सुसाइड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। युवा जो जिंदगी की चुनौतियों को झेल नहीं पा रहे, ये लोग भी तो पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे थे। इसमें से कोई मजदूर था? ना। इसमें से कोई गरीब था? नहीं था। तो मैं लोगों से कहता हूं, पूरा मेरी आदत, लोगों की आदत क्या है, मेरी एक लाइन को काटते हैं। मैं कहता हूं रैंचो बनो, कि जब भी चुनौती तुम्हारे सामने आए कि तुम्हारा पेपर हम नहीं जमा करेगा, कहता सर हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं सर, हाँ तो भी नहीं करेगा, तब वो कहता सर आप जानते हैं हम कौन है? कहता तुम्हारा पिता, तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी नहीं करेगा। कहता सर आप जानते हैं हमारा नाम रोल नंबर क्या? नहीं जानते, मिक्स कर दिया। तो तुम्हारी पढ़ाई अगर तुमसे चुनौती नहीं हैंडल कर पा रही है, तुम अगर किसी पॉडकास्ट के शो में ये पूछ रहे हो कि महीने में कितनी बार हस्तमैथुन करना चाहिए, तो तुम खत्म हो। तुम ये क्यों नहीं पूछते कि दंड बैठक लगाना चाहिए कि नहीं, सूर्य नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये हमारे देश में जो शक्ति का सिद्धांत है, बजरंग बली का सिद्धांत है कि पहाड़ उठा लिए, तुम मरे हुए आदमी साइकिल भी ना उठा पाओ। तो ये इस पे एक सवाल हमारे मन में आ गया। हाँ, मैं आता हूँ। तो पढ़ाई का काम क्या है? विजडम को डेवलप करना, विजडम, विट, कि हम समझ जाएं कि यार एक होता ना, एक रिटर्न वर्ड है प्रेम, ठीक है, लेकिन प्रेम के पीछे एक रिटर्न वर्ड है शक्ति। आपके पास शक्ति है, पूरी दुनिया आपसे प्रेम करेगी। भाई मैं लड़कों क्लास में बोलता हूं कि तुम लोग अगर अभी चले आओ किसी लड़की के घर हाथ मांगने, बहुत मार मारे तुमको सब, माँ बाप पकड़ के बंद करते, बहुत मारे, और तुम IAS बन के गए। आओ बेटा बैठिए, बेटा दामाद जी आओ, पूछने की जरूरत क्या थी, माला वाला पहना दे। और पतला घर में अगर 2 लड़कियां तो बोले दो, कोई बात नहीं, लोगों को 2-3 बीवियां रखनी चाहिए। ये समाज है, ये समाज है। तो मैं ये कहता हूं कि समझ को, अगर तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे समझ को विकसित नहीं कर पा रही है, तो तुम पूरे जीवन परेशान रहोगे। आपका ब्याह कैसे हुआ था? लव मैरिज था, अरेंज मैरिज? हमारा तो अरेंज कहाँ हो पाता, लव किए थे। अरेंज होता ही नहीं, गांव वाले अगल बगल पड़ोसी सब भड़का देते थे कि लड़का ठीक नहीं है भैया, देख लेना। तो फिर आप अपना कैसे मामला सेटलमेंट किए? सेटलमेंट क्या, जिसको रिस्क लेना जिंदगी में, हर आदमी तो आपके साथ रहता है। हमने सुना भाभी जी बहुत सीधी सादी थी, हम आपको देख रहे हैं तो हमको समझना है ये थ्योरी कैसे क्लियर हुई? नहीं, बहुत सीधी सादी भी थी और हिम्मती इस सेंस में थी कि उन्होंने हमारे साथ जीवन में रिस्क लिया। क्या करते थे आप? करते क्या था, चावल उबाल के खाते थे, तैयारी चल रही थी, पढ़ाई के क्षेत्र में आ गए थे, जीवन बदल चुका था। तो मैंने उनसे कह दिया था, मैंने कहा देखो भैया मेरे झांसे में मत आना, कभी कभी क्या लोग होता है आपकी बातें सुनकर बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो मैंने कहा देखो आपकी शादी कहीं हो रही है, आप कर लो, और मेरा कुछ ठीक नहीं है, और 2 ही चीज़ करना है, या तो राज करना है या भीख मांगना है, तीसरा कुछ था ही नहीं। भिखारी की जिंदगी भी याशी की जिंदगी होती है, 6 घंटा रेड लाइट पे खड़े हुए फिर मस्ती से सो रहा है, कोई कमांड देने वाला है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, साथ में रहना। तो ये बड़ा मेरे जीवन का सौभाग्य रहा कि एक बहुत ही साहसी और बहुत समझदार महिला मिली। तो बीवी के सामने भी इतने क्रांतिकारी हो या वहाँ बाकी? अब ये बात यहाँ कहने से क्या फायदा, वो भी आई होती तो डबल पॉडकास्ट चल रहा होता। तो क्योंकि वो बहुत समझदार है इसलिए गरम नरम दल बैलेंस हुआ। हाँ हाँ, ठीक है। एक लौंडे हमको ये भी सवाल भेजे थे कि ओझा सर हिस्ट्री के टीचर है, लेकिन वो सेक्स से बहुत बात करते हैं। अभी देखिए आपने भी जिक्र कर दिया था, ये आप पे क्यों चिपका देते हैं लोग कि आप इस टॉपिक में बहुत जोर वीरता से बात करते हैं, दबा के एकदम? हिस्ट्री टीचर को बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है? नहीं, आचार्य रजनीश ने एक प्रवचन दिया संभोग से समाधि, ठीक, ये प्रवचन उन्होंने हिंदुस्तान में दिया, यूरोप में नहीं दिया। क्योंकि जब आप यूरोप में टहलोगे तो वहां कहीं दीवार पे नहीं लिखा है निराश पुरुष मिले। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमारे पास लड़के आते हैं, अरे भैया
मैं कोई दिया ना, आप किसी चीज को समझोगे तभी तो उससे बाहर निकलोगे। जब आप समझोगे ही नहीं, जिस देश में प्रेम का इतना बड़ा सिद्धांत है, आज डिवोर्स हो रहे हैं कितने, एक दिन पे हो रहे हैं, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हो रहे हैं, दारू पी के रो रहे हो, हमारा पत्नी चला गया। अरे तो भैया, जो शंकर जी जैसी पर्सनालिटी रखेगा उसी के पास पार्वती जी जैसी पत्नी होगी। जहर पीने की क्षमता हो, तुम एक गिलास दूध पी लिए, डायरिया के शिकार हो गए। चंचल चहल मन नहीं होना चाहिए। पता नहीं, मैं तो नहीं पता, मुझे तो ऐसे ही पता, कोई बात मैं तो कुछ नहीं। कह ही नहीं रहा, मैं मैं तो कह रहा हूं मन चंचल चहल नहीं होना चाहिए। और जहर पी लिया, पत्नी ने कहा घर चाहिए, तो 50 गज का नहीं, कुबेर को बुलवाया, महल बना मेरी पत्नी के लिए, सोने का महल बन रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, पंडित जी कहे कि साहब हमको ये महल चाहिए, बोले ले जाओ तुम्हारे लिए दूसरा बनवाएंगे। जिस आदमी और अपनी पत्नी से अनकंडीशनल प्रेम है, अगर पार्वती जी उन्हें प्रेम करती हैं तो वो भी उनको अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। जब पार्वती जी की डेथ होती है, कैसे उनकी ये शरीर टॉपिक क्यों बार बार रेज होता है आपको? मतलब आप बहुत चर्चा बहुत करते हो, ये ओशो जी का इफेक्ट है या ये इफेक्ट है समाज को देख के। आपके जैसे- पास निराश पुरुष आते हैं? निराश पुरुष तो नहीं आते, कभी कभी युवा आते हैं, हम्म। जैसे मुझसे कहते हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करी, तो मुझे लगता है कि पकड़ के इसका बाल लड़ा दे दो 3 बार दीवार में। झोटा पकड़ तो के? मैंने कहा कि भैया विष्णु जी को पढ़े हो? हम्म, हाँ, सुने हैं। भाई समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी निकली, देवता असुर लड़ गए शादी करने के लिए, तो लक्ष्मी जी ने कहा लाइन में बैठो, हम डिसाइड करेंगे किसको वरमाला पहनानी। दोनों बैठ गए, जी जी मैडम। तो बैठ गए तो उन्होंने देखा कि उधर सागर में एक आदमी लेटा हुआ, तो उन्होंने पूछा कि वो कौन है? बोले विष्णु जी है। तो बोले उनको पता है मैं निकली हूँ? बोला पता है। बोले उनको शादी करनी नहीं मुझसे? बोले वो सब चीज से बहुत ऊपर है। ले आके माला उन्होंने पहना दी। तो कवि इसके जरिए क्या कह रहा है? कवि इससे ये कह रहा है, गर्लफ्रेंड या बीवी कैसे? ना हम्म। इसके जरिए ये कहा, दर्शन ये सिद्धांत दे रहा है कि स्त्री हम्म। भगवान का रूप है धरती पर, और भगवान के साथ ही बैठना पसंद करता है, मरे हुए के साथ। भाई 2 घंटा खड़े नहीं हो पा रहे हो, आंधी चल रही, नोएडा से गाजियाबाद उड़ के पहुंच गए, और शादी करोगे? लड़की देखने जा रहे हो, मार दे चाटा एक लड़की, गिर के बेहोश हो जाओ, 3 घंटा कोमा में रहोगे। मतलब इस देश में लड़का लड़की देखने जाता है, और लड़की देखने जाओ तो पहले शीशा में अपना चेहरा देखो कि तुम कैसे हो, फिर वहां जाके लड़की से सवाल पूछता है। सचिन तेंदुलकर को जानती हो? हमारी बहन की शादी तय हो रही थी, तो उसमें लड़के ने यही सवाल किया कि सचिन तेंदुलकर को जानती हो? हम बैठे थे, तो हमने अपनी बहन से कहा कि हाकी निकाल, मार इसको 2-3 हाकी खींच। और वो लोग तुरंत सीधा होकर कह रहे हैं, अरे मैंने कहा पीएचडी है लड़की। बोले तुम क्या सवाल कर रहे हो? तो जब दोबारा शादी वाले आए तो हमको बुलाया ही नहीं गया कि शादी टूट जाएगी। फिर जब बारात आई तो 4-5 लोग मुझे मैनेज करने में लगे हुए थे, उसमें भी लास्टली बवाल हो ही गया। एक आदमी रात में कह रहा कोल्ड ड्रिंक नहीं है यहाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं है यहाँ। 2:30 बजे रात में कोल्ड ड्रिंक ढूंढ रहा है, और मैं देखा उसको, मैंने कहा अपने घर में पिया हो कभी कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक नहीं है, भाग गए, बंद कर गया। अभी जिसके घर जाओ तो शास्त्र नीति क्या कहती है? भाई हम आपके घर आए, आप जो आपके घर में सबसे अच्छा होगा वही तो आप हमें देंगे, तो अगले का सम्मान करना चाहिए। भगवान राम ने शबरी जी का सम्मान किया, वो जूठा बेर खिला रही थी, वो खा रहे थे। सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाना काफी नहीं है, भगवान राम के पथ पर चलना भी पड़ेगा, ज्यादा जरूरी है, तब ये देश महान बनेगा। ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, चाय पियेंगे? मजा आ जाएगा। चाय तो बना भाई, चाय बना दो तब तक। चाय में क्या सुख है? क्योंकि ओशो जी का हमने वीडियो सुना जिसमें कहा कि जब ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर सबसे पहले ही पूछेगा चाय पियेंगे, और ना यकीन हो तो जाके देख लो, जाके देख लो। चाय क्या है चाय में? चाय एक इतनी प्यारी चीज है, जैसे चाय पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, चाय पे चर्चा कर सकते हो, चाय पे प्रधानमंत्री बन सकते हो। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना किसी चीज के लिए बहाना चाहिए। पहले लावा भूजा का दौर था, लोग कहते जाओ भूजा भुजा लाओ, तो उसमें बार बार ढूंढना पड़ता था। चाय एक बड़ा इजी चीज है कि भाई किसी को बैठाना है, किसी से बात करनी है, तो सुबह उठे चाय दे दो, मूड खराब है चाय दे दो, बाहर चलना है चाय दे दो, दफ्तर में बोर हो रहे चाय दे दो, गर्लफ्रेंड साथ बैठी है चाय दे दो, पॉडकास्ट चल रहा है चाय दे दो, खाना खा लिए चाय दे दो, घूमने जा रहे हैं चाय दे दो, चाय जो है बाइंडिंग फोर्स, ठंड लग रही है चाय दे दो, मूड खराब है चाय दे दो। बिल्कुल, तो चाय एक बाइंडिंग फोर्स है, बांधने का काम, सीमेंट का काम करती है। इतनी अद्भुत क्यों है? क्या सुख मिलता है चाय से? क्योंकि चाय- आप भी चसेड़ी हो। नहीं, मैं कभी कभी पी लेता हूँ, चसेड़ी तो नहीं है, हम चसेड़ी हैं। अच्छा, हमको हम एक चसेड़ी नशा है हैं। चाय का। हाँ, लेकिन आजकल चुनाव के दौरान हाँ। चाय खूब चल रही है, हाय हाय। जिसके घर भी जा रहे हैं और वो पता नहीं 2-3 कुंटल चीनी चाय में मिला दे रहा है। आज सही चाय क्या होती है? सही चाय में थोड़ा सा गुड़ और तुलसी का पत्ता हम्म। और हल्की सी चाय और काली मिर्च हो तो मजा आ जाए। और अदरक कूट के? अरे अदरक कूट दिए तब तो फिर कोलेस्ट्रॉल शरीर में बचेगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ पहले लोग काढ़ा पीते ही थे, आज जितनी बीमारियां फैली हैं तो उससे हम पहले इसीलिए बचे हुए थे, क्योंकि गांव में लोग सुबह उठते थे तो गिलास भर काढ़ा ही पीते थे, उसको हम लोग चाय बोलते थे।
अभी क्या है कि वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, थोड़ा सोफिस्टिकेशन पैदा हो गया। हमसे कोई कहा कि चाय पीने का सबसे अच्छा तरीका है चाय दुकान ढूंढने का हम्म, कि जहां 20 रुपए तक चाय मिल रही हो हम्म, वहां चाय अच्छी है। अगर चाय 20 रुपए के ऊपर मिल रही है तो उसका मतलब वहां बढ़िया चाय नहीं मिलेगी, और कॉफी 100 रुपए सस्ती तो वहां अच्छी नहीं मिलेगी। तो 20 रुपए के नीचे चाय और 100 रुपए के ऊपर कॉफी पियोगे स्वाद पूरा मिलेगा। मैंने रिसर्च तो नहीं किया, पर ठीक है, ठीक। अच्छा होगा। ठीक है सर। राजा ब्लड ग्रुप लेके पैदा नहीं होता, काहे लगता है आपको? क्या? राजा ब्लड ग्रुप लेके पैदा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो मैं बार बार कहता ही हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जी हुए, मोदी जी हुए, ममता जी हुई, ये सब ब्लड ग्रुप लेके पैदा हुए थे। अरे आप पहले हमारी बात तो सुनो। हाँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं हम्म। जिनको आप प्रेरित करते हो, हम्म। जैसे माँ बाप आते हैं ना हम्म। कि भैया हमारे लड़का को समझा दो, हम्म। ठीक। अंबेडकर जी को किसने समझाया? कोई तो इंटरनल फोर्स होती होगी जो आदमी को अपने गोल के प्रति एकदम हार्ड लाइनर बनाए रहती है। सही बात है। कोई तो होगा, कोई तो अंदर चीज होगी जो आदमी को, हाँ अब्राहम लिंकन, यहाँ एक हमसे लोग पूछ रहे हैं अगर हार जाओगे तब क्या होगा? अरे भैया खेल हो रहा है, अगर जीत गए तो लोग कहेंगे अरे अवध ओझा तो विष्णु के अवतार है, वो तो बहुत कुंडली में लिखा हुआ था, बहुत बढ़िया आदमी है भैया, और मास्टरवा को सब। और अगर हार गए तो कहेंगे बहुत चौड़ा, बहुत बढ़िया, वह हार गया, नेता बनत रहा, बहुत बढ़िया आवा। तो दोनों चीजों के लिए तैयार होना चाहिए। मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है तो आप कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसें। बेइज्जत होना कितना जरूरी है? बेइज्जत होना उतना जैसे धनानंद बेइज्जत करता है चाणक्य को, तो चाणक्य कहता नहीं कि धनानंद मेरे ज्ञान में ताकत होगी तो अपने पोषित करने वाले राजाओं का मैं निर्माण कर लूंगा। तो जो लोग बेइज्जती से, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी, इनकी इज्जत नहीं होती। क्यों? अगर ये इज्जत का ख्याल करेंगे, अब भिखारी अगर इज्जत का ख्याल कर ले, पैसा नहीं मिलेगा। अगर जा कहते भैया हम मुगल फैमिली से हैं, देना पड़ेगा, तो दो चाटा मारेंगे लोग। सन्यासी और स्टूडेंट क्यों? स्टूडेंट अगर इज्जत लेके जाएगा सीख ही नहीं पाएगा। ठीक। सन्यासी? सन्यासी अगर अहम इज्जत की बात है तो यानी मैं जिंदा है, मैं और इज्जत का गहरा संबंध है ना, तो सन्यासी नहीं हो पाएगा। तो सन्यासी नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट बड़ा एकदम नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। एक बड़ा मजेदार सवाल हमसे कोई पूछा था, यूपी, हमको लगा गोंडक कोई है, कि अगर सर जी कोई खेत कब्जिया ले तो रशियन क्रांति पढ़नी है फ्रेंच क्रांति? ये हमको लगा गोंडस आया सवाल ये। अगर आपका कोई खेत कब्जिया ले तो आप तत्काल खेत छोड़कर चले जाएं, आईएएस की तैयारी करें, और आईएएस बनने के बाद पूरा गांव खरीद लें। उलझाए ना। समाज का एक सबसे बड़ा गेम है कि व्यक्ति को उलझा दो। किसको? जिसका दिमाग बहुत अच्छा होता है। समाज कुछ नहीं करता आपके साथ, वो सिर्फ एक खेल खेलता है, वो आपको उलझाना चाहता है। जैसे मैं राजनीति में, अरे हाहाकार मच गया, अरे मास्टर को ये नहीं करना चाहिए था, और ये देखो ये महत्वाकांक्षा पैदा हो गई। अरे भैया, एक साहब को मिले, बोले आप नीचे क्यों आ गए? तो मैंने कहा विष्णु जी बैकुंठ में रहते हैं। बोले हाँ। हमने कहा नीचे आते हैं ना समय समय पर? बोले हाँ आते हैं। क्यों आते हैं? बोले अधर्म दूर करने आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो विष्णु जी बन गया। कृष्ण जी केजरीवाल जी, विष्णु जी अवध जी। ऐसा तो हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि कोई भी आदमी जब कहीं पे जाता है, शिक्षा का ये आलम है। मेरे पास लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, साहब हमारा लड़का है, इसको 1 साल में आईएएस बनाना है। मैंने कहा जी बिल्कुल बना। हाँ भाई, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड बिल्डिंग के चारों तरफ जो दीवार होती है उसको कंपाउंड कहते हैं। मैंने कहा एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर नहीं पढ़ा? अच्छा वो कंपाउंड जो है एलिमेंट का मिक्सचर है। हमने कहा इसको 30 साल लगेगा आईएएस बनने में। अच्छा डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है? डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है? भाजपा से। हमने कहा अब 300 साल लगेगा, क्योंकि एक तो दिमाग सो रहा है, ऊपर से मरा हुआ है। अरे बाबूजी, हमने कहा इसको पढ़ाने के साथ साथ देरी रात में यहाँ पे, पहले हमारे टीचर्स यहाँ मारते थे क्योंकि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए यहाँ मारते थे। यहाँ वहाँ नहीं मारते थे कि आँख की रोशनी चले जाए, कान का पर्दा फटना, ऐसे करते थे। तो जब यहाँ मारते थे तो तुरंत ये सारी नर्व एक्टिवेट हो जाती थी। जैसे लड़का करता था ना, तो एक्सरसाइज थी बेसिकली। हमारे वाले तो यहाँ मारते थे। हाँ, वो ज्यादा डेंजर वाली, भयंकर दर्द होता था, दिखाई भी ना पड़े, या तो पीछे। अगर कोई छोटी चीज कब्जा हो रही है, कोई भी चीज, इसका मतलब आपको कुछ बड़ा करने का प्रकृति प्रेरित कर रही है। बस यही इसका सिद्धांत है। ये मेरे पिता ने किया, मुझे गांव नहीं जाने दिया। कहा तुम गांव मत जाना, अगर तुम गांव गए तो तुम हदबरारी और द्विबिस्वा खेत और पेड़ और घूर और इसके सबके चक्कर में पड़ जाओगे। तो काहे कहे आपके घर बनवाना तो गांव बनवाओ, असली दिखता तो वही है। ये तो हम ही ने कहा। हाँ, ये तो हम ही ने कहा ना। पिताजी वाली बात तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई फिर। बिल्कुल। आप घर जाओ ना गांव खरीदने के लिए, सब गांव वालों को बुलाओ, बेचबो। तो भगवान कृष्ण गए ना मथुरा और कब्जा किया मथुरा पे, लेकिन अगर पहले दिन रुक जाते तब क्या होता? तो जब परिस्थिति विपरीत है तो साधना करनी, और जब विपरीत परिस्थिति सही है तो सेवा करनी। तो जब बाल गोपाल हो तब गांव ना रहो, जब कृष्ण बन जाओ तो गांव लौट जाओ।
गाँव लौट जाओ, एकदम जाओ, गाँव में लोग आपका स्वागत करेंगे, प्रेम करेंगे आपसे। आपने कहा कि हमने 1300 IAS अफसर बनाए। 1300 का कहने का मतलब ये था, कभी-कभी आदमी उपमा के रूप में किसी चीज़ को यूज़ करता है। मैं वाजीराम में था और वाजीराम में 1 साल में 30,000 लड़के पढ़ते थे। 30,000 और मैं लमसम 10 साल रहा वाजीराम में। तो और 30,000 में हमारा हर साल जो रिजल्ट होता था वो 500-600 लड़के हमारे रिजल्ट होते थे। तो अगर मैं 5 साल ही मानूं कि मैं वहां 5 साल रहा और 500 के रिजल्ट के हिसाब से मानूं तो भी 2500 लड़के हो गए। अब लड़का लोग बोला कि फिर 2-4-10 लड़का तो आपके पर्सनल टच में होंगे, कहीं बता दीजिए कोई जिला वाला डीएम जो हो भी बढ़िया। लोग डाउट कहने लगे, लोगों को लगा कि शायद ये आउट ऑफ बाउंड्री हो गया। हमको दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध नहीं करना है, हमको अपने आप के सामने अपने आप को सिद्ध करना है। तो जिसको भी जानना है मेरे पास कितने IAS हैं, वो हमसे E40 अम्बेडकर पार्क पटपटगंज में जरूर मिले। वहां नोबेल प्राइज मिलेगा? नहीं, चाय वाय पिलाएंगे, प्रेम भरी बातें होंगी। ओझा जी का प्रेम कैसा होगा अब वो वहीं आके पता चलेगा। नहीं ऐसा नहीं, प्रेम तो प्रेम है। ठीक है। एक आपका वीडियो बड़ा, एक लड़की का वीडियो बड़ा वायरल होता है कि ओझा सर जी कच्छा पहन के पढ़ाने चलाते थे, हाफ पैंट पहन के। सच है? एक अगर है, हाँ, अगर यही 10 होता हाँ, तो एकदम सही होता, यही 15 होता तो एकदम सही होता, यही 20 होता तो एकदम सही होता। एक, और इस देश के इतने सशक्त कानून है। फिर आप कोचिंग में गए पढ़ाने, जैसे मैं यहाँ पॉडकास्ट देने आया, तो इस सेंटर का मालिक कौन? शुभांकर मिश्रा। तो शुभांकर मिश्रा ने देखा कि भैया ये तो फला कपड़ा पहन के नहीं आया आदमी, तो टोकेगा नहीं? टोकेगा। तो जब कोचिंग का मालिक देखा होगा मुझे, तो मुझे टोकता नहीं। इतना तो कॉमन सेंस हर आदमी में होता है। तो बेटी आपका नाम बदनाम करने के लिए की, मेरा बहुत वायरल होता है, आपके विरोधी लोग डालते रहते हैं कि कच्छा पहन के आते हैं। वो मेरे प्रेमी है, और मेरा नाम जितना मैं बदनाम करता हूँ, ये क्या करेंगे? हो सकता है मैंने ही उससे कहा होगा ये बोल दे जाके कि मैं कच्छा पहन पढ़ाने आता हूँ, सेक्स की बातें करता हूँ। उसको कहा अगर वो इतने सारे लोग स्टूडेंट हैं, मेरे टॉपर्स हैं, अच्छे लोग हैं, कितने सारे लोगों ने मेरा नाम लिया, वो बेचारे कहते। पर मैंने कहा ना, कम से कम 30,000 के हिसाब से 10 साल में 3 लाख लड़के तो पढ़ाए, और 3 लाख लड़के में एक आदमी कह रहा है, वो भी ना उसका नाम पता, ना उसका गांव पता, वो कहाँ की है, किसी को पता है? नहीं, यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देंगे हम। नहीं, डाउट की बात ही नहीं। आपके बात सही कि अगर एक आदमी कह रहा है, ज्यादा होते तो फिर मान लेंगे। बिल्कुल। इसीलिए हम ये पूछ लिया, आपसे सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अच्छा, 12th में PTI टीचर को आप सच में ठोके थे? नहीं, अरे मैं टीचर का इतना सम्मान करता हूँ, मैं अरे यार ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो फिर आप कहला कि यूरिया बोरिया दार के एकदम कस के, अरे लोग हमको कि बाप तुम्हारे बल्ला पकड़े थे। नहीं, मैं तो अभी गुरुजी के हाथ जोड़ा जाके, मैंने कहा गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो? पूरा नेता बन गया एकदम। क्या हुआ था इसमें सर? ये हुआ कुछ नहीं था, तो बाद में शायद उनको बेचारों को गलत फातिमा के थे। हाँ, फातिमा के थे। तो हमारी टीम स्कूल की जाती थी मैच खेलने। हाँ, हमारा ही जेवियर्स में थे, हमारा ही थे फातिमा वालों को। हाँ, किस ईयर में? 2008 में। अच्छा। हाँ, तो हमारी टीमें जाती थी ना, कानपुर, लखनऊ, बस्ती, ऐसे जाती थी। तो कई बार मैंने उनसे कहा, वो माने ही नहीं बेचारे। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे बाप कभी बल्ला पकड़े? तो उन्होंने कहा मास्टर साहब, पिताजी तो गुल्ली डंडा खेले हैं, तब बैट वैट था ही नहीं। तो उसके बाद उनको किसी ने मारा, तो उनको बेचारे को शक हुआ कि हम ही ने किया होगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सर आपकी बातों से। जीवन में कांड करो वरना पछताओगे। कांड का मतलब, जैसे भगवान कृष्ण है, ग्वाले है ना? ग्वाले से क्या बने? मथुरा के राजा। ये सामान्य है ना? नहीं है ना? महाभारत के जो गीता के जो श्लोक है, उसमें अध्याय है, रामचरितमानस में क्या है? लंका कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड। मथुरा के नरेश से क्या बने? द्वारकाधीश से क्या बने? भगवान कृष्ण। हर वर्ड का हमेशा नेगेटिव मतलब नहीं होता है। कांड का मतलब यह है कि लड़ते रहो, जूझते रहो, अपने आप को अंदर से मत टूटने दो। शांत, मतलब एक अंदर की जो लड़ाई होती है, एग्जैक्टली, मोटिवेशन के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आदमी को अपने अंदर एक रखना चाहिए, वरना जो थम जाता है वो उसमें काई लग जाती है। मेरे बेटी ने मुझसे कहा, पापा ये सब क्यों कर रहे हो? उसने जब मुझे देखा, हाँ, ये भी सवाल आना चाहिए ना कि आप अच्छा खासा नाम कमा लो, क्यों? सही बात है, क्यों कर रहे हो? क्या वही बात है ना कि उसने मुझे पूछा कि पापा क्यों कर रहे हो? पापा अभी सब छुट्टियों में आई हैं, तो जब देख रही थी मुझे, तो कह रही थी पापा क्यों कर रहे हो सब? मैंने कहा बेटा, हम ही नहीं कर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी, उनको भी ऑप्शन था अमेरिका में सेटल होने के लिए। हमें अगर कोई चीज सीखी है, कोई चीज समझा है, कोई चीज जाना है, अगर हमारे जीवन में रोशनी जली, मुझे कुछ नहीं पता था जीवन में, एक टीचर ने, एक HS उपाध्याय जैसे टीचर ने मेरे जीवन को बदल दिया। तो अगर शिक्षा की नीतियां बदल जाएं इस देश में, एक रैंचो मॉडल की शिक्षा आ जाए, लड़का सोचने लगे, समझने लगे, तो आज चलो ठीक है, जो भी लोग कह रहा हूं, कल तो लोग आ जाओ बेटा, चाय बस खत्म होने वाला, थोड़ी देर में लास्ट सेगमेंट पे जाएंगे हम, उसके पहले चुस्की चाय। हाँ, लोग कहेंगे शुभांकर ने चाय पानी भी पिलाया, चाय भी पिलाया, मास्टर को जो है। ठीक, एक आपने स्टेटमेंट और दिया था, कम उम्र में प्यार करना जरूरी है।
हाँ, हम्म। कम उम्र में प्यार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप प्रेम करोगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आएगी हम्म। कि प्रेमिका आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। हम्म। तो अगर रही तो इसका मतलब आप वाकई में बलशाली हैं, और नहीं रही तो आपके साथ ना करने का समय है। हमने आपको चाय इसलिए पिलाई क्योंकि सर इलेक्शन आ गया है अभी, और हम देख रहे हैं कि आपको भी, आपके साथ वालों को भी खांसी शुरू हो गई है। गमछा लगा है। पता नहीं दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है कि क्या है, कुछ तो है ऐसा। देखिए आपके पड़ोस में भी खांसे हैं वो भाई साहब। नहीं नहीं, हमें लगता पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा है, पोल्यूशन वाला ये मामला तो नोएडा में आ गए। थोड़ा सा पोल्यूशन है दिल्ली में, इलेक्शन में खांसी आती है। आती है बिल्कुल। इतना दिन भर आदमी बोलता है, दिन भर 10-15 सभाएं होती रहती है, मीटिंग्स होती रहती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि पटपटगंज की हमारी जो जनता है, मैं उसको इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सारे लोग जितना प्रेम आज मुझे वहां मिला, हर आदमी, मतलब क्या बिहार का आदमी, क्या यूपी का आदमी, क्या उत्तरांचल का आदमी, जैसे मुझसे लोग वहां कहते थे कि अरे भैया ये आपको सपोर्ट, हर आदमी, ऑटो वाला, रिक्शे वाले उतर के चले आते हैं, भैया ओझा भैया नमस्ते। अरे भैया हम आपके साथ चलेंगे। मैं अपनी रैली में किसी को बुलाता नहीं हूँ, कि ऐसा नहीं कि 50 लड़के वहां बुला लिए, 100 लड़के वहां, लोकल लोग। परसों एक अम्मा मेरे साथ टहल रही थी, मुझे उन्हें मना करना पड़ा कि आप जाओ, आप काहे, अरे नहीं भैया हम आपका गीता वाला शो देखते हैं भैया, आप कितना बढ़िया गीता पढ़ाते हैं। तो मैं इस मंच से पटपटगंज के लोगों को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतना साथ मेरा दे रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या यूनिक फैक्टर है जो आपको, अगर जीते आप तो? मिलनसार होना, सोशल मीडिया फेमस होना, या आपके वायरल वीडियोस के जरिए लोग कनेक्ट होना? अगर मैं वहां से जीता तो वो पटपटगंज की जनता की जीत होगी कि उन्होंने एक शिक्षक को इंपॉर्टेंस दिया और अपने बच्चों के भविष्य को इंपॉर्टेंस दिया, और मुझसे बहुत बड़ी आशा की कि भैया देखो हमने तुम्हारे पर विश्वास किया है, तुम एक शिक्षक हो और तुम कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के जीवन का उद्धार करोगे। ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट हम और क्लियर कर दिए जल्दी। छोटे छोटे सर है। एक था गाली देना अच्छी बात है, शादी में दी जाती है। हाँ, हमारे यहाँ तो हाँ, गरियाया आता है, प्रेम है, बिना गाली के स्वागत ही नहीं होता। तो गाली जो है खांसी बढ़ वो गई। प्रेम का भी सूचक है। हमने तो पंकज जी से पूछा था, पंकज त्रिपाठी जी से, कि आप भी गरियाए गए थे? कहे बहुत जबरदस्त। हम के भाभी तो बंगाल की हैं, कहे परिवार बिहार एक था ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की पक्ष वाले नाम लिख के ले जाते हैं कि फलाने हैं, ये दूल्हे के फूफा हैं, ये दूल्हे के मौसा हैं, सबको गरियाते सबको गरियाते हैं। अच्छी परंपरा। वैसे गरियाना ठीक है। 3 लोग आपको गाली देते हैं। कौन कौन? एक आपके बचपन के दोस्त देते हैं, वो जो नर्सरी से आपके साथ पढ़े वो देते हैं। एक आपके ससुराल पक्ष वाले देते हैं प्रेम में, और एक हिजड़े, अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो गाली देते हैं। जैसे हिजड़ा अगर है, आपने उसको नाराज कर दिया तो वो गाली देगा। तो 3 लोग गाली देते हैं। ओके, ये आपने कहा स्ट्रगल पेन नहीं स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। काहे? ताकत जो पैदा होती है, जैसे जितना ताकत अफ्रीका के लोगों में है उतना ताकत यूरोप के लोगों में नहीं है। अरे हम इतनी दूर काहे जाए, दिल्ली के जितने सब बच्चे नंग धड़ंग घूमते रहते हैं, ना किसी को इन्फेक्शन होता है, ना किसी को रोग होता है। तो जितनी अंदर लड़ाई चलेगी उतनी बाहर ताकत बढ़ेगी। ये पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पाते। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भगवान राम। राजा के बेटे हैं, 14 साल तपस्या करते हैं, तो श्री राम से क्या बन जाते हैं? प्रभु राम बन जाते हैं। ताकत पाने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है कि आप संघर्ष को अपने जीवन का दर्शन बनाओ। संघर्ष ही सफलता कुंजी है, बचपन में लिखते थे। बिल्कुल, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। आप बोलते बड़ा अच्छा है, इस बार बोलना नहीं, यस या नो। आप चाहे तो आप बोल सकते हैं, आप हमारे शहर के हैं तो आपको हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है कि आप बता भी सकते हैं। कुछ सवाल हम पूछेंगे, यस या नो। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी सवाल होंगे, कुछ बेसिक सवाल होंगे आइडियोलॉजी जानने के लिए। ईवीएम से छेड़छाड़ होती है? ईवीएम का नाम है इटरनली विक्टोरियस मोदी। क्या नाम है? इटरनली विक्टोरियस मोदी। जब तक रहेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सब कहते हैं कि जब तक रहेगी इटरनली। तो फिर लोग पूछेंगे 2 बार आप क्लीन स्वीप कर गए लगभग दिल्ली में, तो ये इटरनली विक्टोरियस मोदी फिर वहां का काम नहीं किया? अरे तो राजनीति है ना, एक आध स्टेट तो जो लोग खतरनाक होते हैं उनको देना पड़ता है, नहीं तो वो अगर आपके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी तो किसी के सामने झुकने वाले हैं नहीं। सबसे ज्यादा अगर मोदी जी किसी से परेशान होते हैं तो केजरीवाल जी से होते हैं। प्रेम, तो सारा प्रेम किसी से है? पता नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं कि एक पार्टी के 4 बड़े नेता जेल चले गए हो, मेरी स्मृति में तो नहीं है। हाँ, तो उन्हीं ने तो नाम दिया। जनता दिल्ली की कितनी ज्यादा सहानुभूति रखी, प्रेम रखी कि बताओ जो नेता हमारे लिए काम कर रहे थे, बिजली पानी फ्री दे रहे थे, हमारे नेताओं को मोदी जी ने जेल में भेज दिया। अब हम 70 में 70 सीट देंगे इनको, ऐसे लोग कह रहे हैं। जीते तो ईवीएम, हारे तो फिर ये वाला आएगा जो पुराना वाला चलता है सोशल मीडिया पे। नहीं, हम क्वेश्चन क्या था कि क्या ईवीएम चलती है? ईवीएम से छेड़छाड़ होती है? होती है ना। ये क्वेश्चन ये नहीं था कि क्या ईवीएम गलत है। हाँ। छेड़छाड़ तो होती है।
बिल्कुल होती ठीक है। केजरीवाल जी की नेल्सन मंडेला से तुलना सही थी? है। यस, एकदम सही है। वही वाला आएगा सर कि वो करप्शन में गए, एक आदमी, चल रहा है 2,500 करोड़ का नुकसान हो तो। मैं बता रहा हूँ, एक आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्वालिफाई करता है, हम्म, एक आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएम क्वालिफाई करता है, हम्म, एक आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएम बनता है। हम्म। उसकी योग्यता नहीं है, मतलब इतनी योग्यता वाला आदमी हम्म, बिना बैकिंग सब कुछ खुद निर्माण किया, हम्म। खुद। तो हमने क्या बुरा किया? नेल्सन मंडेला आखिर वही तो कहा, आईएसी जब शुरू हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो हमने सेकंड आजादी की बात की कि नहीं की, कि इंडिया को फिर से आजाद कराना है। अब व्हाइट अंग्रेजों से नहीं कराना है, अब इंडियन अंग्रेजों से कराना है। तो वो भी एक ठीक है, आजादी वो का- आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये काउंटर वाला पार्ट नहीं, काउंटर वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं। स्कल स्ट्राइक ठीक थी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक थी, हुई थी? हुई थी। इस पे तो थोड़ा सा सवाल उठा ही था कि भाई आप उसका सबूत दे दो। मुझे लगता है कि अगर कोई सबूत मांगे तो उसे दे देना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर ठीक थी। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? यूनिफॉर्म, डब्बा वो है। हाँ हाँ, यस यस Yes. बिल्कुल। ओके। मैं बता रहा हूँ, ये पार्टी की स्टैंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पार्टी की स्टैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं, मैं एक छोटा सा बात बोल दूं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों रिलीजन से गवर्न होते थे। मॉडर्न वर्ल्ड में एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमनिज्म और रीजन से गवर्न होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से किसी भी धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। धर्म फेथ है, धर्म जो है वो फेथ है, फेथ। फेथ किसी कपड़ा पहनने से, वैवाहिक संस्थाओं से, इनसे नहीं। जैसे हमारी माँ है, तो हमारी माँ के प्रति जो मेरा फेथ है, अब मेरे दोस्त हैं, उनकी मम्मी को भी हम लोग अक्सर अपने दोस्तों की मम्मी को भी मम्मी कहते हैं, अम्मा कहते हैं। तो क्या हमारी माँ में हमारा फेथ खत्म हो जाता है? नहीं होता है। किसी भी देश को, ये इस कॉन्सेप्ट को किसने शुरू किया था? नेपोलियन ने। जिस दिन इस देश का हर आदमी नेपोलियन को पढ़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है, मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न लीगल सिस्टम का जन्मदाता है नेपोलियन। दोनों चीज का जन्मदाता है। तो जब तक ये बात, आज जो फ्रांस इतनी तरक्की की राह पे बैठा हुआ, उसकी वजह यही है। ठीक है। अवध ओझा जी चुनाव अगर हार गए, जीत गए तो आपको बधाई अभी से, आपके यहाँ लड्डू खाने आ जाऊंगा मैं। लेकिन अगर अवध ओझा जी चुनाव हार गए या चुनाव नहीं लड़ने पाए, तो आम आदमी पार्टी बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे। यस या नो? यस यस यस। अब राजनीति में ये नहीं होता कि हार गए तो चले जाएंगे। बहुत बार देखा ना कि लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन टाइम में आते हैं, जीत गए तो चलो बढ़िया है, हार गए तो प्यार से अपने पुराने धंधे लौट जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल, बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग रहे जो आए, चुनाव लड़े और थैंक यू चले गए। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आए, चुनाव लड़े, क्योंकि आप सीखते भी तो हैं। आप किसी फील्ड, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपका नाम है, आप शिक्षक है, इसका मतलब ये थोड़े कि आप राजनीति की भी ABCD जानते हैं। तो ठीक है, अगर हारते हैं तो अपनी विधानसभा में काम करेंगे, अगले 5 साल लोगों के साथ रहेंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे। आज 100 लोग जुड़े हैं, कल 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे, तो शायद वोट भी नहीं मांगेंगे। और ना लड़ पाए तो? ना लड़ पाए तो फिर पार्टी में 2 विंग होते हैं ना। एक पार्टी का राजनीतिक विंग होता है, एक पार्टी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का विंग होता है, जिसमें आप संगठन देखते हैं और संगठन का दर्शन देखते हैं, उसमें काम करेंगे। रहेंगे आम आदमी हाँ पार्टी? बिल्कुल रहेंगे, एकदम छोड़ेंगे रहेंगे। नहीं? नहीं, आप क्यों छोड़ेंगे? क्या मतलब है छोड़ने का? आप एक बात बताओ कि ठीक है, नहीं, हमको तो साहब बीबी गैंगस्टर मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया फिट हो गया था। हाँ बिल्कुल, कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। बिल्कुल, हमने कहा बिल्कुल। मौकाटेरियन। आप अगर मौकाटेरियन की बात, अगर ये बात सत्य होती ना, अगर ये बात सत्य है कि मैं मौकाटेरियन हूं, तो मुझे भाजपा में भी जाना चाहिए था। क्यों क्यों जाना चाहिए था? क्यों जाना चाहिए था? 15 साल से पार्टी पावर में है, एंटी इनकम्बेंसी भी तो होगी, नहीं होगी? ऐसा थोड़ी कि पटपटगंज मेरे लिए कोई बहुत इजी सीट रही होगी, वहां भी तो चैलेंजेस रहे होंगे। पिछली बार हारते हारते जीत गए थे। फिर कितनी सारी चुनौतियां खड़ी हुई। तो मैंने, अगर मेरे दिमाग में यही बात होती कि मौका का फायदा उठाना है, तो अगर शुद्ध मौकाटेरियन कोई व्यक्ति होगा तो वो तो भाजपा में चला जाता, और भाजपा उसे बुला भी लेती कि हाँ भैया ठीक है, दिल्ली में जाओ, लड़ो, जहां से चाहो वहां से लड़ो। अगर व्यक्ति एनालाइज करे। दिल्ली से खाली एक ही ऑफर हुआ था आपको? क्योंकि आप राहुल जी की जब तारीफ कर रहे थे बीच में, तो लोग कह रहे थे कि शायद कांग्रेस से भी जुगाड़ लग रहा हो, बीजेपी आप खुद कह रहे हो, तो ऑफर एक ही था? ऑफर एक ही था दिल्ली से। और वो भी ऑफर किस बात पे था कि आप, फिर तो आप ही कॉन्सेप्ट ना, आपने कहा था जो बुलाएगा वहां चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऑफर एक इस बात का था, ऑफर चुनाव लड़ने का नहीं था। हाँ। ऑफर ये था कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम शिक्षा के विकास में आपका सहयोग लेंगे। यहां से कहानी शुरू होती है। कोई डील नहीं थी? कोई डील नहीं थी कि चुनाव लड़ेंगे ना, या ना, ना, राज्यसभा भेज देंगे? बिल्कुल नहीं। उन लोगों को भी पता था कि भाई ये टीचर आदमी है, पता नहीं मना कर दे ना करे, तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ काम करेंगे तो हम शिक्षा के क्षेत्र में आपसे सहयोग। भविष्य में कभी गोंडा लौट के चुनाव लड़ोगे? कैसरगंज, गोंडा? अपने वतन जो नहीं गया
मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपने लोगों के बीच जाना, रहना। तो दिल्ली में भी अगर मैं राजनीति करता हूँ, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है, हमारे जो भी भाई, दिल्ली क्या है, अप्रवासी लोगों की जगह है। हम सब बाहर से ही लोग आए, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई हरियाणा। पूर्वांचल, हरियाणा तो खैर बगल में है, कोई उत्तरांचल से आया है। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं, सब शुरुआत में स्ट्रगल करते हैं, सब। मैं भी किया हूँ। मैंने शायद ही किसी आदमी की कहानी देखी हो दिल्ली में जिसने स्ट्रगल ना किया हो। तो मेरा मानना ये है कि अगर यहाँ की राजनीति में मैं हिस्सेदार रहूँगा, तो उस स्ट्रगल को कुछ आसान बनाया जा सकता है, ठीक है, कुछ अच्छा किया जा सकता है। बस आखिरी के 2-4 सवाल है, फिर हम थैंक करते हैं। सबसे वियर्ड रूमर क्या सुना अवध ओझा जी ने अपने बारे में? सबसे अजीबो-गरीब रूमर? वही कच्चा वाला कि मैं भी ढूँढने लगा, वीडियो ढूँढने लगा। मैंने कोचिंग के डायरेक्टर को फ़ोन मिला, मैंने कहा, "यार, कोई वीडियो है क्या?" तो कच्छा पहन के आते हैं, हाँ, सेक्स की हाँ। बातें करते हैं, पढ़ाते बिल्कुल, नहीं, गुंडे हैं। तो मैंने कहा, "यार, मैं तो आज भी दावा करता हूँ कि वो मैडम जहाँ भी हैं, हुँ। हमको आ जाएँ और किसी भी विषय पर हमसे वाद-विवाद कर लें। अगर मेरे 5 बेसिक सवालों का जवाब दे देंगी, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, राजनीति छोड़ दूँगा, मैं अपने गाँव चला जाऊँगा। ये इस मंच से बोल रहा हूँ। जितने लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मेरी एक सीरीज़ है अवधनामा करके, जिसमें मैंने पूरी इतिहास पढ़ाई है। मैं गीता पढ़ा रहा हूँ। जितने लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अवध ओझा नहीं पढ़ाते हैं, वो बस एक बार, लेकिन एक शर्त है उस बहस की, कि अगर मैं तो हारूँगा तो मैं सब कुछ त्याग दूँगा, तो वो हारेंगे तो फिर क्या करेंगे? ये उनको पहले क्लियरिफ़ाई करना होगा। हाँ। और मैं पढ़ाने किसी को नहीं आया हूँ, हुँ। मैं सिखाने आया हूँ। हुँ। मैंने कहा ना कि लोग कंपाउंड की परिभाषा नहीं जानते। मैंने अच्छे-अच्छे लोगों से सवाल किया कि भारत राष्ट्र क्यों बना? नहीं बता पाए। बता ही नहीं पाए। 5-5 साल आईएएस की तैयारी की, 10-10 साल आईएएस की तैयारी की, समझा ही नहीं पाए। मैंने कहा, गांधी जी ने ऐसा कौन-सा सूत्र लगाया कि 10,000 लोग 1920 में उनके पीछे खड़े हो गए? नहीं बता पाए। समाजशास्त्र के बारे में मैंने पूछा कि ये नई सोसाइटी का जन्म क्यों हुआ? नहीं बता पाए। साइकोलॉजी किसकी देन है? नहीं बता पाए। और मेरे पास, मैंने कहा ना, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पास पूरे देश से बच्चे आ रहे हैं मेरी मदद करने के लिए। उसमें मैंने कंडीशन रखी है कि आप अपने फादर से रिटन परमिशन लेकर आओगे। तो यहाँ ठीक है। पटपड़गंज में? हाँ, मैं चाहता हूँ पेरेंट्स तो जानते रहे ना कि उनका बच्चा मेरे साथ है, पता लगा। ठीक बात। अपने बारे में सबसे अच्छी बात क्या सुनी आपने? अच्छी बातों में विशेषकर ध्यान नहीं देता। फिर भी कुछ तो होगा। याद करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें सुनता रहता हूँ मैं। कोई एक जो याद रह गया, जिसको लेके थोड़ा-सा ब्लश मार दी हो? वैसे ही जैसे मोदी जी से पूछा गया था कि वो इटली वाला मीम देखते हैं, तो धीरे से मुस्कुरा दिए मोदी जी। नहीं, कोई ऐसा अच्छी नहीं। बात अपने बारे में? इतना समय लगा अच्छी बात सोचने में। सुनता ही नहीं मैं, अच्छाई पे ध्यान ही नहीं देता। कोई अच्छा ठीक बलबे है। नहीं करता? नहीं, नहीं, ऐसी बात तब नहीं है। एक बताइए कोई एक बात हमको। किसी दिन अब याद आएगी तो टेक्स्ट कर देंगे कि ये बात अच्छी लग रही थी। गोंडे सबसे फेमस आदमी कौन है? आदम गोंडवी। गोंडा के सबसे जिंदा famous लोगों में गोंडा सबसे फेमस आदमी कौन है? बृजभूषण शरण सिंह। पसंद है आपको? पसंद? उनकी पहलवानी जो मुझे बहुत पसंद है, उनसे हर यूथ को ये सीखना चाहिए, पहलवानी एक करना वीडियो चाहिए। भी चल रहा है पहलवान मसाज का। हाँ, हाँ, मतलब वो यूथ के लिए एक सूचक है कि वो आदमी 70 साल की उम्र में बैडमिंटन खेल रहा है, दंड बैठक मार रहा है। तो एक होता है ना पर्सनैलिटी, तो मुझे लगता है कि युवाओं दबदबा को, था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। मैंने सुना नहीं इस बात को। अरे उफ, ये मासूमियत। ठीक है। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? रहीमन पानी राखी अब बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। पैसा बहुत जरूरी है जिंदगी में, कमाना ही चाहिए। आज अमेरिका पूंजीपति मुल्क है ना, सब जाते हैं अमेरिका में बैठते हैं। पैसा के लिए कुछ भी करना गलत है, लेकिन पैसा, रतन टाटा नहीं पैसा कमाए थे, सही बात है। कितना काम करते थे। नारायण मूर्ति नहीं पैसा कमाए। इन्फोसिस वाले, ये क्या नाम है इनका, सुधा मूर्ति जी जो है, कितना वेलफेयर का काम करती है वो। पैसा कमाना कोई बुरी चीज है? अच्छा, जो एक नया कॉन्सेप्ट आया था, इतने घंटे काम करो, 90 घंटे शायद, ये सही है गलत है? मैंने उसमें R&D नहीं की कि उस पर, अभी रिसेंटली तो आया 2-3 दिन पहले कि आप अपनी उसको बड़े बीवी कितना निहारोगे, हाँ। जाके काम करोगे तो ऐसा होगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मतलब जिंदगी जीने के लिए काम करना चाहिए या काम करने के साथ जीना चाहिए? आपको अपने काम में मजा आना चाहिए। अगर आपके काम में मजा आ रहा है तो आप टाइम कभी नहीं देखोगे, और अगर मजा नहीं आ रहा तो आप हर 10 मिनट पर घड़ी देखो। ठीक है। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। कोई रीजन देना चाहेंगे आप, आगे बढ़े? और 1947 में जब देश आजाद हुआ, सब कुछ बिखरा खत्म। मैं तो चाहता हूं किसी दिन उस व्यक्ति पर गंभीरता से चर्चा हो। मतलब रूरल डेप्ट खाने को नहीं है। PL 480 अमेरिका भेज रहा है, जो सुअर को गेहूं भेजता था। जो हमारे ये
यूएस और यूएसएसआर थे, इन्होंने हमें पैसा देने से मना कर दिया कि साहब हम आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हुआ था, खाने को पैसा नहीं था, दो दुश्मन देश सामने पैदा हो गए थे, एक तरफ चीन था, एक तरफ पाकिस्तान था, इंटरनल क्राइसिस पैदा हो गई थी, तेलंगाना के राज्य की डिमांड लैंग्वेज के आधार पर शुरू हो गई, गरीबी, भुखमरी, पैसा नहीं है, और उस परिस्थिति में वो आदमी देश की बागडोर को लेकर आगे बढ़ता है, और 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हम लीडर बनकर सामने आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। कितनी बड़ी बात है। ब्यूटीफुल। सबसे हार्ड वर्किंग नेता आपकी नजर में देश का? सबसे हार्ड वर्किंग भी नेहरू जी ही थे, बहुत हार्ड वर्किंग। इतना काम आसानी से थोड़ी हुआ होगा, बैठे रहे और काम हो गया होगा। बहुत हार्ड वर्किंग नेता रहे होंगे वो। इतना काम करना, इतने बड़े देश को चलाना, वो भी ऑड सिचुएशन में, वो एक बहुत बड़े श्रम का परिणाम रहा होगा। 3 किताब जो सबको पढ़नी चाहिए? इग्नाइटेड माइंड्स, भगवत गीता और द पावर ऑफ नाउ। यूपी में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश में बेहतर प्रशासक कौन है? अखिलेश यादव जी के अंदर बहुत गहराई वाली मैच्योरिटी पैदा हो रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छे प्रशासक बनेंगे। जबरदस्त। सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है अवध ओझा सर की? मीना कुमारी। हाय, इन्हीं लोगों ने लूट ले ली ना दुपट्टा मेरा। बस उनकी अदाकारी में एक बड़ी प्यारी चीज थी कि शब्दों के मतलब डायलॉग जो होता था, तो एक एक डायलॉग पर जो फेस का एक्सप्रेशन होता था उसमें 100% मैच होती थी। जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं, ठीक है, आप अगर उन्हें गंभीरता से नहीं देखते हो तो आपको नहीं पता चलेगा, पर अगर आप उन्हें बहुत गंभीरता से देखोगे तो आपको लगेगा नहीं मिस कर गए यार, ये सीन तुम और भी अच्छा कर सकते थे। पर मीना कुमारी एक ऐसी एक्ट्रेस थी कि जब वो डायलॉग डिलीवरी करती थी, भाई एक्टर कौन जो वर्ड के साथ एक्सप्रेशन सेट कर ले, मैच कर जाए, उसमें सबसे बेहतरीन अदाकारा थी मीना कुमारी। टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर या नेता? ज्यादा मुश्किल क्या है? टीचर। टीचर में सबसे मुश्किल बात यह है कि आपके पास जो आपका स्टूडेंट आता है ना, उसका पूरे जीवन की ओवरहॉलिंग आपको करनी होती है। मतलब आपको पता है कि इस आदमी को गढ़ना है पूरी तरह से। टीचर होना एक बहुत चैलेंजिंग काम है जीवन में, बहुत चैलेंजिंग काम। अगर जिंदगी में एक आखिरी डायलॉग बोलना, जो डर गया समझो मर गया। आपको बधाई, शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत की आपने। आपका भी जीतना हारना तय करेगा कि भविष्य में आप किस तरह के उदाहरण दिए जाओगे कि देखो अवध ओझा जीत गए या देखो अवध ओझा भी गए थे। नेता बनत रहे बहुत। क्योंकि आप हमारे शहर से हैं, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लिबर्टी लेके आपको अतिरिक्त शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।